चलिए बात करते हैं शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 आपको किसी भी कंपनी के, कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, किसी भी तरीके की कंपनी हो, उसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा, उसका P&L कैसे बनेगा, उसका जो फॉर्मेट है वो कौन देता है? शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 गिव्स अस द फॉर्मेट फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। However, it do not apply to banking company and insurance companies, क्योंकि उनके अपने अलग एक्ट हैं जो बताते हैं कि उनके बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट किस तरीके का होगा। तो हम जब भी शेड्यूल 3 में अभी कंपनीज की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। इसका रेफरेंस कहाँ आता है? सेक्शन 129 कहता है कि हर कंपनी को शेड्यूल 3 फॉलो करना जरूरी है। शेड्यूल 3 में जो लास्ट चेंज हुआ था वो हुआ था 24 मार्च 2021 में। अब क्या शेड्यूल 3 रेलेवेंट है? मेरे भाई देखो, छोटी सी बात समझाता हूँ। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज है अपने देश में और अपने सिलेबस के अंदर भी फाइनल अकाउंट्स है कंपनीज का। जब कंपनीज के अकाउंट्स है तो कंपनीज की बैलेंस शीट बनाओगे, P&L बनाओगे, किस फॉर्मेट पे बनाओगे? कहाँ मिलेगा? शेड्यूल 3 में। कोई भी चैप्टर हो जो आपका कंपनी से रिलेटेड हो, तो चाहे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे अमलगमेशन हो, चाहे आपका कंसोलिडेशन हो, कोई भी चैप्टर हो जहां पे भी आपको किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं, वहां पर आपको शेड्यूल 3 पता होना चाहिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को ही पता होना चाहिए, चाहे पढ़ाई करते वक्त, चाहे जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आफ्टर क्वालिफिकेशन के बाद जब वो किसी कंपनी के अंदर जॉब करेगा या प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए भी उसे पता होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं शेड्यूल 3 की बात करूं तो शेड्यूल 3 के 3 डिवीजन है। जैसे हमारे पास होता था ना क्लास 12 में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, वैसे ही शेड्यूल 3 के भी कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन है। पहला डिवीजन मतलब पहला पार्ट बताता है क्या? पहला पार्ट देगा हर वो कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाती है, उसका बैलेंस शीट और P&L किस फॉर्मेट पे होगा, वो किस में गिवन है? डिवीजन 1 में। तो डिवीजन 1 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज जिनके अकाउंट्स किसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ आती है? तो हर कंपनी जिसके अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनते हैं, उसका बैलेंस शीट और P&L किस फॉर्मेट पे आएगा, वो कहाँ गिवन है? डिवीजन 1 के अंदर गिवन है, और यही अपने सिलेबस के अंदर कवर्ड भी है, ठीक है। इतनी बात समझ आती है? जब मैं बात करता हूं डिवीजन 2 की, तो हर वो कंपनी जो अपने अकाउंट्स इंड AS के अकॉर्डिंग बनाती है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाती है, जैसे लिस्टेड कंपनीज, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, दीज आर द कंपनीज जो अपने अकाउंट्स किसके अकॉर्डिंग बनाती है? इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, अदर देन NBFC। हर वो कंपनी जो NBFC नहीं है प्लस जो अपने अकाउंट्स इंड AS के अकॉर्डिंग बनाती है, उसकी बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट कहां पे गिवन है? डिवीजन 2 के अंदर। अपने सिलेबस में नहीं है, चिंता ना करो। और NBFC जो अपने अकाउंट्स इंड AS के अकॉर्डिंग बनाती है, उसका बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट कहां पे गिवन है? डिवीजन 3 के अंदर। तो शेड्यूल 3 में आपको पता होना चाहिए कितनी डिवीजन है? 3 डिवीजन है। पहली डिवीजन किस चीज की है? हर वो कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाएगी, उसके बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट, उसके नोट्स का फॉर्मेट कहां पे मिलेगा? डिवीजन 1 में। हर वो कंपनी जो अपने अकाउंट्स इंड AS के अकॉर्डिंग बनाएगी, जो NBFC नहीं है, उसके बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट कहां पे मिलेगा? डिवीजन 2 के अंदर मिलेगा। और हर वो कंपनी जो NBFC है और जो इंड AS के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बना रही है, उसका फॉर्मेट कहां मिलेगा? डिवीजन 3 के अंदर मिलेगा। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ डिवीजन 1 है और कुछ नहीं है। पहली बात समझ आती है? तो अपन सिर्फ डिवीजन 1 पे चर्चा करेंगे। जब आप फाइनल्स में जाएंगे तब हम डिवीजन 2 के ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ डिवीजन 1 की बात करेंगे। चलो आगे देखते हैं। बट एक चीज बता दूं, अगर डिवीजन 1 अच्छे तरीके से समझ आ गया ना, जब फाइनल्स में जाओगे ना, डिवीजन 2 में इतनी मारामारी नहीं होगी, बहुत सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसीलिए आज समझ लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं डिवीजन 1 की बात करूं जो अपने सिलेबस में है, तो डिवीजन 1 भी मोटा मोटा 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है जो बताता है जनरल इंस्ट्रक्शंस की, भैया बैलेंस शीट कैसे बनती है, कितने साल के नंबर्स आएंगे, क्या 100 में बैलेंस शीट बनाओगे, 1000s में बनाओगे, लैक्स में बनाओगे, किस में बैलेंस शीट बनाने वाले हो, वो बेसिक छोटी मोटी चीजें वो आती है जनरल इंस्ट्रक्शन में। जैसे कभी भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लिखा होता है ना इंस्ट्रक्शन टू फिल, ये उस तरीके की है, बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आता है जी पार्ट 1।
पार्ट 1 बताएगा कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होगा और बैलेंस शीट के नोट्स में क्या क्या आएगा। पार्ट 2 बताएगा कि पी&एल का क्या फॉर्मेट होगा और पी&एल के नोट्स में क्या क्या आएगा। तो अभी तक की कहानी नेट क्रक्स ये आई कि अपने को डिवीजन 1 पढ़ना है और डिवीजन 1 में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। 3 पार्ट नहीं, पार्ट तो 2 है और एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। जनरल इंस्ट्रक्शन में बेसिक चीजें पता लगेगी और पार्ट 1 में पता लगेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट के नोट्स। पार्ट 2 में पता लगेगा पी&एल का फॉर्मेट और पी&एल के नोट्स। इतनी बात क्लियर है? क्विकली इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, इतना लिखो, लिखने के बाद आगे बढ़िएगा। साथ साथ लिखते जाना, मतलब पहले समझ लेना फिर वीडियो को पॉज करना, उसके बाद लिखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? देखो मेरे दोस्त, ये है पार्ट 1 बैलेंस शीट का फेस, कि बैलेंस शीट कैसी नजर आएगी। ये पूरी बैलेंस शीट है। एक एक करके आप बोलोगे सर कुछ तो नजर नहीं आ रहा, आंखों में आपके तो चश्मा लगा हुआ है, हमें भी लगवाओगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अभी इसको ना बड़ा कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा करके आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, चिंता ना करो। मैं आपको एक ओवरऑल सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहा था कि जी बैलेंस शीट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। इतनी बात समझ आती है? चलो अब इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर ले, एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे, चिंता ना करो। चलिए, पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे पार्ट 1। पार्ट 1 है कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है, बैलेंस शीट के नोट्स में क्या आएंगे। फिर हम बात करेंगे पी&एल की, उसके बाद हम बात करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ये बताता है कि बैलेंस शीट का फेस कैसा होगा, मतलब बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। अगर मैं शेड्यूल 3 की बात करूं तो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर आता है जी इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है लायबिलिटीज और इक्विटी का और नीचे वाला पार्ट होता है जी एसेट्स का। अभी हमने देखा जैसे ये इक्विटी लायबिलिटी है, मैं अगर आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखाऊं तो ये देखिए नीचे आ गए आपके पास एसेट्स। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी आप लोगों को? करेक्ट। तो अब तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि पार्ट 1 बैलेंस शीट बताता है, इसके अंदर स्पेसिफिकली सबसे ऊपर पहले क्या आती है जी इक्विटी और लायबिलिटीज, और सेकंड पार्ट पे क्या आता है, मतलब इसके दो हिस्से हो गए एक तरीके से। ऊपर वाले पार्ट में आया इक्विटी लायबिलिटी, नीचे वाले पार्ट में आया जी पहले फिर एसेट्स आया। जब भी कोई कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो सबसे ऊपर लिखा जाता है उसका नाम, नेम ऑफ द कंपनी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो आप लिखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड है तो आप लिखोगे टाटा मोटर्स लिमिटेड। नेम ऑफ द कंपनी मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम है आपको वो लिखना है। फिर आप लिखोगे बैलेंस शीट एज एट, किस दिन की बैलेंस शीट है, लेट्स से 31 मार्च 2021 या 31 मार्च 2022 या 31 मार्च 2024। किस दिन की बैलेंस शीट है, किस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, आपको वो दिन लिखना है। तो बैलेंस शीट एज एट जो भी दिन की है वो लिखोगे। साइड में आप मेंशन करोगे कि आपका डिनोमिनेशन क्या है बैलेंस शीट का, वेदर इट इज इन रुपीज, whether it is in single rupee, whether it is in hundreds, whether it is in thousands, whether it is in lakhs, whether it is in millions, किस में है, रुपीस में है तो किस में है, डॉलर है तो किस में है, जो भी है आपको यहाँ पे डिनोमिनेशन मेंशन करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आती है? हर बैलेंस शीट के अंदर एक तो करंट ईयर के नंबर आते हैं और एक प्रीवियस ईयर के नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31/3/2021 की, मान लो, तो जो करंट ईयर होगा दैट विल बी 2020-21 और प्रीवियस ईयर विल बी 2019 और 20। इतनी बात समझ आती है? कोई दिक्कत नहीं है? तो जो शेड्यूल 3 कहता है, शेड्यूल 3 कहता है कि भैया जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आपको 2 साल के नंबर दिखाने पड़ेंगे, करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के। मान लो अगर आप 31/3/21 के अकाउंट्स बना रहे हो तो करंट ईयर विल बी 2021 और प्रीवियस ईयर विल बी 1920। ऑल दो अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें हमेशा एक ही साल की बैलेंस शीट बोलता है, 2 साल के डिटेल नहीं देता। आपको 1 साल का ट्रायल बैलेंस देगा, उसके बेसिस पे आपसे बैलेंस शीट बनवाएगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको 1 साल की ही बनानी है, बट आपको ये पता होना चाहिए था कि जी जो बैलेंस शीट बनती है उसके अंदर 2 साल के नंबर आते हैं, एक आता है करंट ईयर का और एक आता है प्रीवियस ईयर का। इतनी बात क्लियर? सेकंड चीज ये है कि बैलेंस शीट में जितने भी हेड्स आते हैं आप सबका नोट नंबर डालते हो, उसका एक प्रॉपर नोट बनाते हो और पीछे से, मतलब बैलेंस शीट के फेस पे जितनी भी आइटम होगी पीछे जाके, मतलब जैसे ही बैलेंस शीट खत्म होगी नोट्स टू अकाउंट्स में आप उसका एक नोट बनाओगे। 99% चीजों का बनता है, कुछ हार्डली एक आधी चीज 2-3 चीजें ही होती है जिनका नोट नहीं बनता, अदरवाइज सबके नोट्स बनेंगे। जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल का एक नोट हो गया, रिजर्व सरप्लस का एक नोट हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक नोट हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एक नोट हो गया। तो हर आइटम जो आप बैलेंस शीट के पेज पे डाल रहे हो, पी&एल के फेस पे डाल रहे हो, कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आप नोट्स टू अकाउंट्स में एक नोट बनाते हो और उसकी डिटेल वहां डालते हो।
ऑलमोस्ट 99% आइटम्स का बनता है। एक आधी कोई चीज होती है, एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, जिसका आप नोट नहीं बनाते। ठीक है, इतनी बात क्लियर, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ती, उसका नंबर डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। कभी कभी नोट्स को शेड्यूल से भी प्रोनाउंस कर दिया जाता है कि शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, तो ऐसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पर ठीक है, फिर भी आप नोट ही बोल के चलेंगे, नोट ही लिखेंगे, बट शेड्यूल और नोट में ऐसा कोई फर्क नहीं है। अब बैलेंस शीट की लाइन बाय लाइन एक एक आइटम पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली आइटम लिखेंगे आप, वो लिखेंगे जी इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या दिखाने वाले हो? इक्विटी दिखाने वाले हो और लायबिलिटी दिखाने वाले हो। पहली आइटम आती है जी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर होल्डर का पैसा। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स आता है। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं इक्विटी और लायबिलिटी की बात करूं तो इक्विटी और लायबिलिटी वाले पार्ट में 4 चीजें आती है टोटल। क्या क्या आती है, पहले आपको वो 4 चीजें बता देता हूं, फिर इसको आगे कैरी ऑन करता हूं। पहली चीज आती है जी शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी आती है जी नॉन करंट लायबिलिटी, चौथी आती है जी करंट लायबिलिटी। इतनी बात क्लियर? क्या कहा मैंने? इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 चीजें आएंगी, आपको ये चारों चीजें याद करनी पड़ेगी। क्या? शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी एंड चौथा करंट लायबिलिटी। अब हम एक एक करके सारे हेड्स पे चल रहे हैं। जब आप बात करते हो शेयर होल्डर्स फंड की, तो जो सबसे पहला हेड आएगा वो आएगा जी शेयर कैपिटल, फिर इसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस एंड थर्ड आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स। अब शेयर कैपिटल पे बात करता हूं। पहली लाइन आइटम क्या आई दोस्त? शेयर कैपिटल। जो भी किसी कंपनी की कैपिटल है, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो, वो सारी किस में आती है? शेयर कैपिटल के अंदर दिखानी पड़ती है। इसका नोट नंबर क्या है? नोट नंबर 1। ये कैसे दिखाते हैं? चलो मैं लगे हाथ आपको नोट्स टू अकाउंट्स में नोट्स कैसे बनेंगे वो भी दिखाता चलता हूं। तो जब आप बात करते हो शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल में आप सबसे पहले दिखाते हो ऑथराइज शेयर कैपिटल। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 12 तक फाउंडेशन में ही पढ़ा होगा, क्या कि जी शेयर कैपिटल में आपको क्या दिखाना होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखानी होती है, इशूड शेयर कैपिटल दिखानी होती है, सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल दिखानी होती है। करेक्ट, याद आ रहा है? तो वही है। सबसे पहले आप दिखाओगे जी ऑथराइज शेयर कैपिटल। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी, कितने नंबर ऑफ शेयर है, कितने रुपए का एक शेयर है, कितनी कैपिटल हो गई। सेम वे में प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, उसकी डिटेल दे दी। करेक्ट, इतनी बात क्लियर? याद रखना, ये सिर्फ यहीं पे लिखी जाती है, इसका कहीं पे भी टोटल यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए होती है और किसी चीज के लिए नहीं होती। तो जब आप शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर करोगे तो सबसे पहले आप करोगे ऑथराइज शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर, उसके बाद आप करोगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। जितनी भी है, जितनी शेयर कैपिटल जो आपने इशू कर रखी है, लोगों ने सब्सक्राइब कर रखी है और पेड अप है, वो यहाँ पर आएगी। इक्विटी शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर है, कितने रुपए का एक शेयर है, कितने रुपए पेड अप है, वो दिखाओ। प्रेफरेंस शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर है, कितने रुपए का एक शेयर है, कितने रुपए पेड अप है, वो दिखाओ। अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स है तो वो यहाँ पर माइनस होता है, कोई फोरफिटेड शेयर्स है वो यहाँ पे प्लस हो जाता है। इतनी बात क्लियर? इन सबको जब आप जोड़ देते हो तो आपके पास शेयर कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस बैलेंस शीट के फेस पे दिखेगा। इतनी बात डन है। इसके अलावा शेड्यूल 3 वैसे तो और भी बहुत सारे डिस्क्लोजर बोलता है। एक डिस्क्लोजर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, वो ये है कि कभी भी अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं कैश में या कोई बोनस शेयर इशू किए हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जी, लिखो वहां पर कि वी हैव इशूड, और यू कैन से द कंपनी हैव इशूड इतने शेयर्स फॉर अदर देन कैश, या कंपनी हैव इशूड इतने शेयर्स एज बोनस इशू। वो आपको लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, कोई टेबुलर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो अपने पास सबसे पहली चीज क्या आई? हमने कहा इक्विटी लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी में कितने हेड्स आएंगे जी? 4। पहला हेड क्या है? पहला हेड है मेरे दोस्त इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा हेड क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। चौथा क्या है? करंट लायबिलिटी। पहली चीज क्लियर है? जब आप बात करते हो शेयर होल्डर्स फंड की, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको क्या दिखाना है जी? मुझे ऑथराइज कैपिटल दिखानी है, मुझे इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल दिखानी है। जो जो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल है, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मुझे अलग अलग दिखानी है। अगर कॉल्स इन एरियर्स होगा तो मैं माइनस कर दूंगा, फॉरफिटेड शेयर होगा तो मैं प्लस कर दूंगा। इसके अलावा अगर कभी मैंने कोई शेयर इशू किया है फॉर बोनस या अदर देन कैश, तो वो मैं स्टेटमेंट मतलब नोट बना के वहां लिख दूंगा। इतनी बात क्लियर? दूसरा हेड आता है मेरे दोस्त रिजर्व एंड सरप्लस। हम टिक भी करते चलते हैं जो हेड हम करते जा रहे हैं। ये हमने शेयर कैपिटल कर लिया। सेकंड आता है मेरे दोस्त क्या?
रिजर्व एंड सरप्लस। पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद आराम से लिख लेना, ठीक है। देखो रिजर्व एंड सरप्लस नाम से पता लगता है इसके अंदर क्या आएंगे, जितने भी रिजर्व्स हैं सारे यहां पर आएंगे, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो, जितने भी रिजर्व्स और सरप्लस है सारे कहां आएंगे, यहां पर आने वाले हैं। तो इसका आ गया नोट नंबर 2, ये हो गया नोट नंबर 1, दिस इज नोट नंबर 2। चलो नोट नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या आता है, इसको नीचे लेके चलते हैं। लो जी, जब आप बात करते हो रिजर्व एंड सरप्लस की तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर आएगा, कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पे आएगा, जनरल रिजर्व यहाँ पे आएगा, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो भी यहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का चाहे डेबिट बैलेंस हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, जो भी बैलेंस आएगा सारा यहीं पे आएगा। मतलब अगर नेगेटिव बैलेंस भी आ रहा है तो भी यहीं आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अभी नीचे लिखा हुआ दिखा भी दूंगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या है, जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने रिजर्व्स का आपको नाम याद आ रहा है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जितने रिजर्व है सारे यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब वैसे तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट नंबर दे दे ट्रायल बैलेंस के अंदर, हो सकता है आपको मूवमेंट दे दे कि जी ओपनिंग इतना था, इतना आपने यूज किया, इतना आपने ट्रांसफर किया, इतना आपका क्लोजिंग है। तो अगर कभी भी आपको मूवमेंट दे रहा है तो आपको उसकी मूवमेंट दिखानी पड़ेगी। इफ मूवमेंट इज गिवन इन एनी ऑफ द फिगर देन आपको कैसे दिखाना है, ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना आपने उसमें ऐड किया, कितना उसमें से यूटिलाइज या ट्रांसफर किया, कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और व्हेन इट कम्स टू सरप्लस, तो सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इतना ओपनिंग बैलेंस था, इतना प्रॉफिट हमने कमाया, प्रॉफिट है तो मैं इसको ठीक कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, इतना प्रॉफिट हमने कमाया, इतना हमने लॉसेस कमाए, लॉसेस हुए ड्यूरिंग द ईयर, इतना हमने डिविडेंड पे किया, कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया या किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो माइनस करके क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मोटा मोटा जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे आप, ओपनिंग बैलेंस, इतना प्रॉफिट आया, इतना डिविडेंड दिया या इतना ट्रांसफर किया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बाकी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहां पे सारे के सारे शेड्यूल्स प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखा देंगे कि ट्रायल बैलेंस से किस तरीके से बनेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ समझ लो। इवन इफ सरप्लस इज नेगेटिव इट इज स्टिल शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। चाहे नेगेटिव है तो भी दिखाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव दिखाना है, नेगेटिव है तो भी दिखाना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, प्रपोज डिविडेंड इज नॉट अकाउंटेड बट डिस्क्लोज्ड। प्रपोज डिविडेंड अगर है तो अब आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करते हो, ये बात बहुत क्लियर है, बट आपको उसका डिस्क्लोजर देना होता है। तो जैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस का आपने नोट बना लिया, या तो रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे एक लाइन लिख देना, या इक्विटी के नीचे एक लाइन लिख देना, या अलग से लिख देना कि जी कंपनी ने इतना प्रपोज डिविडेंड प्रपोज किया है। उसका नंबर्स कहीं नहीं आएंगे इम्पैक्ट, बट आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे लिख लो, चाहे इक्विटी के नीचे लिख लो, चाहे अलग से कोई लाइन आइटम बना के लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया है। इसके अलावा वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी कोई शेयर फोरफिट होता है, फोरफिट होने के बाद उसको रीइश्यू जब किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाता है। कोई भी अगर ऐसा प्रॉफिट है तो वो कहाँ आएगा, कैपिटल रिजर्व में आएगा, जनरल रिजर्व में नहीं आएगा। ये चीज ऑलरेडी हम पढ़कर आए हुए हैं, बट सिर्फ मैंने आपको एक बार याद करा दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा हेड विच इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 में क्या आता है, जितने भी रिजर्व से सारे यहाँ दे देना। अगर मूवमेंट के लिए कुछ दिया हुआ है, कुछ एडिशन है या कुछ ट्रांसफर है तो मूवमेंट भी दिखा देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सरप्लस की हमेशा मूवमेंट मांगेगा जब भी P&L आपको देगा, बोलेगा कि ओपनिंग इतना है, इतना प्रॉफिट कमाया, इतना डिविडेंड दिया, इतना आपने कोई ट्रांसफर किया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव है, आपको हमेशा कहाँ दिखाना है, रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखाना है। इतनी बात क्लियर। तीसरी चीज आती है मेरे दोस्त, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट। अगर कंपनी ने कोई वारंट इशू किए हैं, अब ये होता क्या है पहले बता देता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, कोई पर्सन है X। ABC लिमिटेड ने क्या किया, एक वारंट इशू कर दिया। वारंट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया है X को, जिसमें X के पास राइट है शेयर्स खरीदने का एट अ सर्टेन प्राइस। उसमें पैसे लिखे होंगे कितने रुपए का, मान लो X के पास राइट है 20 रुपए में शेयर खरीदने का। X के पास राइट है, X चाहे तो यूज करे चाहे तो ना करे। इसके बदले जो भी पैसे आए हैं ABC लिमिटेड के पास, X ने इस वारंट के बदले में जो भी पैसे ABC लिमिटेड को दिए हैं वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं जी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट पे। तो कभी भी किसी कंपनी ने कोई वारंट इशू किया है किसी पर्सन को, वारंट पे क्या होता है, उस पर्सन के पास राइट है शेयर्स को परचेज करने का। उस वारंट के बदले कंपनी क्या करती है, सामने वाले पर्सन से कुछ पैसे लेती है। जो भी पैसे लिए गए हैं वो कहाँ दिखाए जाएंगे, वो दिखाए जाएंगे जी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट के में।
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट में। इतनी बात क्लियर। तो अभी तक अपन लोगों ने क्या क्लोज किया, हम लोगों ने कहा कि जी इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला हेड आता है क्या, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहली चीज क्या आती है, शेयर कैपिटल। दूसरी चीज क्या आती है, रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरी चीज क्या आती है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट हेड आता है जी आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब किसी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करने थे, उसके लिए उसने लोगों से एप्लीकेशन मनी ले लिया। हमें यह पता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम किस्तों में पैसे लेते हैं, पहले एप्लीकेशन मनी लेते हैं, फिर शेयर्स अलॉट करते हैं, फिर कॉल्स मंगवाते हैं एक एक करके, यही होता है। अगर किसी कंपनी ने लोगों से पैसे ले लिए हैं शेयर अलॉट करने के लिए, बट अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए गए हैं, तो वो कहां पे आएगा, वो यहां पर आएगा। मींस मान लीजिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, इसने, और इसका जो साल खत्म हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2023 को, ठीक है। इसने 25 मार्च को कोई शेयर होल्डर है X, उससे रुपए लिए हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। इसके बदले ABC क्या करेगा, इसको शेयर्स अलॉट करेगा। कितने शेयर्स अलॉट करेगा, 50,000 शेयर अलॉट करेगा और एक शेयर 10 रुपए का है। तो ABC लिमिटेड ने क्या किया, X से 5 लाख रुपए ले लिए। अब आइडियली ABC को क्या करना चाहिए था, X को शेयर्स अलॉट कर देने चाहिए थे। ABC ने क्या किया, X को शेयर्स अलॉट किए जी 10 अप्रैल को। कर सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, कोई चैलेंज थोड़ी ना, 10 दिन के बाद कर रहा है। X ने कहा ठीक है आप 10 तारीख को कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पैसे आए हैं ABC लिमिटेड के पास 31 मार्च को, अगर मैं 31 मार्च की जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ABC लिमिटेड के पास पैसे आए हुए रखे हैं, बट ABC लिमिटेड ने अभी शेयर्स अलॉट नहीं करे। ABC लिमिटेड ने X से पैसे ले लिए हैं फॉर इशू ऑफ शेयर्स, बट अभी शेयर्स अलॉट नहीं करे हैं। दिस इज कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपने शेयर्स के लिए पैसे ले लिए हैं बट अलॉटमेंट नहीं करी है, तो वो पैसा आपको कहां दिखाना है, इस हेड के अंदर दिखाना है, विच इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इतनी बात क्लियर। चलो अब बच गया जी 2 हेड, वन इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी, सेकंड इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अब एक करंट क्या है, नॉन करंट क्या है, वैसे तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी ये बता देता हूं, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे होगी वो नॉन करंट होती है। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो अगले 12 महीने में पे होगी दैट इज कॉल्ड करंट। मतलब जो भी आपकी बैलेंस शीट डेट है, जिस भी दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो अगले 12 महीने में पे हो रही होगी वो करंट लायबिलिटी है, और कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे होगी दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके अकाउंट्स बैलेंस शीट बन रही है 31/3/2023 को, तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो यहां से 12 महीने, मतलब 31/3/24, तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 23-24 में पे होगी दैट विल बी अ करंट लायबिलिटी, और कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 24 के बाद पे होगी दैट विल बी अ नॉन करंट लायबिलिटी। बाकी करंट नॉन करंट के ऊपर हम जब जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, नॉन करंट लायबिलिटी की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए जी, पिछली वीडियो में अपन लोग पार्ट 1 बैलेंस शीट के फेस के ऊपर बात कर रहे थे। हम लोगों ने इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड समझ लिया था, हम लोगों ने शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट समझ लिया था। ये 2 चीजें अपनी हो गई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके ऊपर, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के ऊपर। उसके बाद अपना लायबिलिटी पोर्शन खत्म हो जाएगा, देन विल मूव टू एसेट पार्ट। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले बात कर रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटी की। नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे दोस्त 4 चीजें आती है। क्या आता है, एक आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, थर्ड इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या क्या आता है ध्यान से देखिए। पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तीसरे नंबर पे आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और चौथे नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये चारों चीजें क्या है पहले आपको एक ब्रीफ में बताता हूँ, फिर इनके नोट्स पे लेके चलता हूँ, नोट नंबर 3, 4, 5 और 6 पे, कि इनके अंदर क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना है और किस किस तरीके से डिस्क्लोज करना है। देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो बोरोइंग है जो 1 साल से ज्यादा की है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक ऐसी बोरोइंग है जो 1 साल से ज्यादा की है। क्या कहा मैंने, फिर से सुनना मेरी बात। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऐसी बोरोइंग है जो 1 साल के बाद पे होनी है। जिस दिन आपकी बैलेंस शीट डेट है उसके 1 साल के बाद जो बोरोइंग पे होनी है, चाहे डिबेंचर हो, चाहे लोन हो, चाहे डिपॉजिट हो, उसे आप क्या बोलते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हो, ठीक है। अगर मैं आपको इसके नोट पे लेके चलूं तो इसके अंदर क्या क्या आता है, आपको इसके अंदर बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर है, टर्म लोन है, अगर कोई बैंक से लिया है या अदर से लिया है, कोई डिपॉजिट है या कोई लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है, आपको अलग अलग करके
दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको ट्रायल बैलेंस देगा, ट्रायल बैलेंस में बॉन्ड्स है तो अलग दिखाओगे, डिबेंचर है अलग दिखाओगे, टर्म लोन है, टर्म लोन मतलब एक ऐसा लोन जो 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का कोई लोन है, दैट इज कॉल्ड टर्म लोन। टर्म लोन किससे लिया है, बैंक से लिया है या किसी और से लिया है, वो भी आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। कोई डिपॉजिट लिए हैं लोगों से तो वो अलग आएगा। लोन फ्रॉम रेटेड पार्टी आपको अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या ये सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, आपको लिखना पड़ेगा। वेदर दिस इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या है, आपको वो भी लिखना पड़ेगा। किस तरीके की आपने सिक्योरिटी दी है, जैसे आपने अपनी लैंड को प्लेज किया है, बिल्डिंग को प्लेज किया है, हाइपोथेकेट किया है, क्या सिक्योरिटी है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या टर्म्स ऑफ रिडम्पशन है कि कितने टाइम में आप रिडीम करोगे, ये सारी चीजें आपको इसके नोट में मेंशन करनी पड़ेगी। तो पहली चीज ये हुई कि लॉन्ग टर्म बोरिंग कौन सी बोरिंग होती है, जो 1 साल के बाद पे होगी, पहली चीज। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर बॉन्ड्स आते हैं, इसके अंदर डिबेंचर आते हैं, इसके अंदर टर्म लोन आते हैं। टर्म लोन मतलब एक ऐसा लोन जो किसी पर्टिकुलर पीरियड का होता है, चाहे 2 साल का हो, 4 साल का हो, जैसे होम लोन हो गया, करेक्ट। अब टर्म लोन भी आपने क्या बैंक से लिया है या किसी और कंपनी से या किसी और पर्सन से लिया है, आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने लोगों से डिपॉजिट लिया है या किसी रिलेटेड पार्टी से लोन लिया है तो वो भी आपको अलग अलग डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब आप जो नोट बनाओगे अलग अलग लिखोगे। प्लस इसके अलावा आपको बताना पड़ेगा क्या वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, क्या उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी है या नहीं है। सिक्योरिटी है तो किस तरीके की सिक्योरिटी है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिख देना सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज या हाइपोथेकेशन ऑफ, जो भी है वो लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे वहां पे क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पे आप देखोगे कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, नीचे दिया होगा एडजस्टमेंट में कि जी इतना इंटरेस्ट है, इस चीज की सिक्योरिटी है, तो वो सारी चीजें आपको उस समय नोट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आया जी डेफर टैक्स लायबिलिटी। डेफर टैक्स लायबिलिटी मींस एक ऐसी टैक्स की लायबिलिटी जो आपने डेफर कर दी है। जनरली अपने से पूछता नहीं है, कभी आता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलो नोट नंबर 4 पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ये समझाने के लिए। लीजिए, होता क्या है अकाउंट्स में, जो आप अकाउंट्स बनाते हो अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर, और जो इनकम टैक्स में आप प्रॉफिट निकालते हो, इनकम निकालते हो, दोनों में डिफरेंस होता है। होता क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालते हो और उस पर टैक्स निकालते हो, और जो इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट निकालते हो, इनकम निकालते हो, उस पर जो टैक्स निकालते हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आप जान जाओगे, और जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे कि जी पीजीपीपी चैप्टर के अंदर उन्होंने पढ़ा होगा कि पहले आप प्रॉफिट लेते हो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके अंदर मल्टीपल एडजस्टमेंट करते हो, फिर इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकालते हो। तो जो दोनों में डिफरेंस है उसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी में फर्क पड़ जाता है। जो फर्क पड़ा उसे कहा जाता है जी डेफर टैक्स। क्या कहा मैंने, एक छोटे से एग्जाम्पल से दिखा। हमने कहा अकाउंट्स मतलब जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, और इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट निकाल रहे हो। मान लो दोनों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है कितना, 1 लाख रुपए। आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है 1 लाख का। कंपनीज एक्ट के अंदर, अकाउंट्स के अंदर आप उसे 5 साल में डेप्रिशिएट करते हो, मान लो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करते हो तो हर साल 20,000 का डेप्रिशिएशन लगाओगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मान लो आप उसे 25% पे डेप्रिशिएट कर रहे हो, मान लो कह रहा हूं, ठीक है। तो अकाउंट्स में डेप्रिशिएशन लगाओगा 20,000, अकाउंट्स का प्रॉफिट आएगा 80,000, आपने टैक्स निकालोगे 80,000 के प्रॉफिट पे टैक्स निकालोगे। इनकम टैक्स में आपने डेप्रिशिएशन लगाया होगा 25,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 75,000। इनकम टैक्स किस पे निकालोगे, 75,000 पे। अकाउंट्स में जो टैक्स निकला वो निकला 80,000 पे। मान लीजिए आपका जो टैक्स रेट है वो 20% है, तो यहाँ पे 16,000 का टैक्स आएगा, यहाँ पे 15,000 का टैक्स आएगा। आपने टैक्स कम कर दिया, टैक्स में डिफरेंस आ गया। इस टैक्स के डिफरेंस को कहा जाता है जी डेफर टैक्स। वैसे तो बहुत चीजें होती है डेफर टैक्स के लिए, टेम्पररी डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस, उन सब पे नहीं जा रहा, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। जब भी प्रॉफिट में फर्क आ गया, क्यों, क्योंकि अकाउंट्स में कुछ और हो रहा है, टैक्स में कुछ और हो रहा है, जो डिफरेंस आता है ना उसे डेफर टैक्स कहा जाता है। अगर उसकी वजह से आपको फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा तो डेफर टैक्स लायबिलिटी है, और अगर फ्यूचर में टैक्स कम देना पड़ेगा, फायदा होगा, तो डेफर टैक्स एसेट है। अगर फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो लायबिलिटी है आज, और फ्यूचर में कम टैक्स देना पड़ेगा तो एसेट है। जैसे यहां पर ईयर 1 में आपने कम टैक्स दिया, 15,000 रुपए का टैक्स दिया, 75,000 रुपए की इनकम पे टैक्स कम दिया, तो मतलब फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। दिस इज अ डेफर टैक्स लायबिलिटी। फ्यूचर में कैसे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, देखो दिखाता हूं। ईयर 2 में मान लो सेम ही प्रॉफिट है,
डेप्रिसिएशन अकाउंट में 20,000 लगेगा, 80,000 की इनकम आ गई। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? 1 लाख का एसेट था, 25,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितना बचा? 75,000 का। अब डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि इनकम टैक्स WDV फॉलो करता है। 18,750 ये आ गया 8,1,250। देखो पहले इनकम कम करी थी, अब इनकम बढ़ गई, मतलब जो टैक्स ईयर 1 में नहीं दिया ईयर 2 में देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, आप जो टैक्स फ्यूचर में दोगे अभी नहीं दे रहे, उसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहा जाता है। या अभी ज्यादा दे दिया, फ्यूचर में कम दोगे, उसे डेफर्ड टैक्स एसेट कहा जाता है। मतलब एक तरीके से आपने अपने टैक्स को डेफर कर दिया है फ्यूचर के लिए, दैट इज डेफर्ड टैक्स। ठीक है, डोंट वरी, एग्जाम में मिलता नहीं है, अगर मिलेगा तो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, डायरेक्ट लिख लेना, कॉम्पिटिशन कभी नहीं निकलवाएगा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है। डेफर्ड टैक्स सिंपल शब्दों में हो गया टैक्स को डेफर करना। आज पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करेंगे, या आज ज्यादा पे कर दिया, फ्यूचर में कम पे करेंगे। आज पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करूंगा, जैसे अभी 75,000 पे टैक्स दे रहा हूं, फिर ज्यादा इनकम पे दूंगा। पहले 5,000 कम पे दिया, अब 1,250 की इनकम ज्यादा पे दे रहा हूं, दैट इज फ्यूचर में टैक्स पे करूंगा, दैट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर उल्टा होता, अभी ज्यादा पे कर रहा हूं, फ्यूचर में कम पे करूंगा, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। तो जो भी होगा आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देना, डेफर्ड टैक्स का शेड्यूल बना के, कोई मारामारी की बात नहीं है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, काम खत्म। इसके बाद आता है जी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएंगे जो भी आपने प्रोविजंस बनाए हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर के, जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद होगी, जैसे प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, या आपने कोई लिटिगेशन के लिए प्रोविजन बनाया है, लीगल केस के लिए प्रोविजन बनाया है जिसकी पेमेंट आप 1 साल के बाद करोगे, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अलावा जो भी कोई ऐसी नॉन करंट लायबिलिटी बच गई जो 1 साल के बाद पे होने वाली है, वो कहाँ आती है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। तो मैंने क्या कहा, जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो तो पॉइंट ए में कवर हो गई, डेफर्ड टैक्स यहाँ कवर हो गया। इसके अलावा जो भी प्रोविजंस बनाए हैं जो 1 साल के बाद जो यूज होने वाले हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ गए। इसके अलावा जो भी लायबिलिटी बच गई लॉन्ग टर्म नेचर की, वो कहाँ आएगी? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है जो मैं उसे 3 साल के बाद दूंगा, तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अब वो कहाँ पर आएगी? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर पर्टिकुलरली क्या क्या आता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब आप बात करते हो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की, तो ट्रेड पेबल, अगर कोई ऐसा ट्रेड पेबल है जो आपको 1 साल के बाद पे करना है, तो वो यहाँ आता है। कोई अदर पेबल जैसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको 1 साल के बाद पे करना है, वो यहाँ आता है। जब आप बात करते हो लॉन्ग टर्म प्रोविजन की, तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे ग्रेच्युटी हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, जो 1 साल के बाद पे होने वाले हैं, वो सारे यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा अदर जैसे कोई लीगल केस का आपने प्रोविजन बनाया जो आप 1 साल के बाद यूज करोगे, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आपके दिल में सवाल आ सकता है कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों नहीं आया? मेरे दोस्त, प्रोविजन फॉर टैक्स मैं अभी बनाता हूं ताकि मैं अगले साल में पे कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2022-23 है, 2022-23 साल में आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया। टैक्स कब तक पे करना होता है? अगले साल रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। जो भी रिटर्न फाइलिंग की डेट होगी वहां तक आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स अभी बनाते हो, विद इन नेक्स्ट ईयर आप उसको पे भी कर देते हो, इसीलिए वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। ठीक है, चलो, तो अभी तक अपन लोगों ने ये क्लियर कर लिया कि नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें आती है। पहली चीज आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई भी ऐसी बोरोइंग जो 1 साल के बाद पे होने वाली है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी। दूसरा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट गिवन होगी, लिख देना। तीसरा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? कोई भी ऐसा प्रोविजन जो 1 साल के बाद यूज होगा, चाहे ग्रेच्युटी हो, चाहे लीव एनकैशमेंट हो, चाहे लीगल केसेस हो। इसके अलावा कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी बच गई, जैसे ट्रेड पेबल अगर 1 साल के बाद पे हो रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कोई 1 साल के बाद पे हो रहा है, तो वो कहाँ पे आता है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है। इतनी बात क्लियर। अब आएगा जी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। वो बोरोइंग्स जो 1 साल से कम की है, जो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर पे हो जाएगी, वो कहाँ पे आएगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। इसमें एक छोटा सा कैच है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके अलावा ट्रेड पेबल, जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं सामान से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, जैसे आप मान लो ब्रेड बनाते हो, ब्रेड बनाने के लिए आपने मैदा खरीदा, मैदा का जो वेंडर होगा डेट इज अ ट्रेड पेबल। ये क्या है? थोड़ी देर में आता हूँ। इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जैसे अगर कोई लीगल केस का प्रोविजन बनाया है, मान लो कोई
वैट का प्रोविजन बना है, CST का प्रोविजन बना है, इनकम टैक्स का प्रोविजन बना है, जो 1 साल में यूज कर लोगे वो आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अदर करंट लायबिलिटी, जैसे आपको टैक्सेस पे करने होते हैं, TDS पे करना होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, इंटरेस्ट पे करना होता है किसी बोरोइंग के ऊपर, वो सारा आता है अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। ट्रेड पेबल में क्या आता है, जो भी आपके वेंडर्स हैं आपके ऑपरेशन से रिलेटेड, जैसे आपने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी वेंडर होंगे वो कहाँ आएंगे, ट्रेड पेबल में। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कौन सी बोरोइंग्स आती है, जो 1 साल से कम की बोरोइंग है, जो विद इन 1 ईयर पे करनी है आपको, जैसे कोई CC लिया है, कैश क्रेडिट लिया है, कोई ओवरड्राफ्ट लिया है, कोई वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है, तो वो कहाँ आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। अभी इन चारों पे चलता हूँ, नोट नंबर 7, 8, 9, 10 पे। उससे पहले करंट लायबिलिटी में क्या आता है, 4 चीजें। जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी था, अगर आप सिमिलरली देखो ना तो सिमिलर ही नजर आएगा। ऊपर था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नीचे आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऊपर था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नीचे आ गया अदर करंट लायबिलिटी। ऊपर था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बट ऊपर डेफर्ड टैक्स था, यहाँ पे आ गया ट्रेड पेबल। तो क्या हम ये याद कर सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वेयरएज अदर करंट लायबिलिटी में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 4 चीजें आती है। चलो अब इन चारों के ऊपर बात करते हैं और लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन है, कोई वर्किंग कैपिटल लोन है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई कैश क्रेडिट है। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है, किससे मिली है, बैंक से या अदर से। अगर आपको याद हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी मैंने बोला था कोई भी टर्म लोन है, क्या आपको बैंक से मिला है या किसी और पर्सन से मिला है, तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी से अगर कुछ मिला है, कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मिला है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये एक थोड़ी सी स्पेसिफिक चीज है, इसको याद रखें, इसलिए मैंने इसे लाल कलर में भी मार्क किया है। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसका अगर कोई ऐसा पार्ट है जो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर पे होगा, दैट विल बी कॉल्ड करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। वो आपको कहाँ दिखानी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखानी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को आपने कोई टर्म लोन लिया है 10 साल का, कितने रुपए का, 10 करोड़ का। ईच ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड 1 करोड़ रुपए की पेमेंट होगी बैंक को। हर साल 1-1 करोड़ रुपए पे होते जाएंगे अगले साल से, ठीक है। इस साल कोई पेमेंट नहीं होगी, जो भी पेमेंट होगी वो कब से होगी, अगले साल से होगी। इस साल कोई भी पेमेंट नहीं होगी। अगले साल से 10 साल के लिए 10 साल 1-1 करोड़ पे करते चलना, आपका लोन पूरा पे हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरा लोन कितना होगा जी, 10 करोड़ रुपए। सिंस ये लोन 1 साल से ज्यादा का है, दिस विल बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। अब 2023-24 में कितना पे होगा, 1 करोड़ पे होगा। 2024-25 में कितना पे होगा, 1 करोड़ पे होगा। सिमिलरली 2025 ऑनवर्ड कितना पे होगा, बाकी का 8 करोड़ पे हो जाएगा। 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30 एंड सो ऑन। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। 31 मार्च 23 को ये लोन 10 करोड़ का था जो बैलेंस शीट में आएगा, बट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, बैलेंस शीट कब की है, 31/3/23, 1 साल क्या होगा, 23-24। मैंने आपको बोला था जो भी आप विद इन नेक्स्ट 1 ईयर पे करोगे उसे आप करंट बोलते हो, उसके बाद आप नॉन करंट बोलते हो। तो इस 10 करोड़ के अंदर 1 करोड़ तो यहाँ पे हो जाएगा, बाकी सारा 24 के बाद पे होगा। बाकी सारा अमाउंट आफ्टर, मानते हो बात, कितना है, 9 करोड़। दिस विल बी शोन अंडर नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटी होगा। दिस इज कॉल्ड करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और ये दिखाना पड़ेगा आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये लिखा हुआ है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। तो कोई भी लोन जो लॉन्ग टर्म नेचर का है उसका जो भी नेक्स्ट 1 ईयर में प्रिंसिपल पे होगा, वो भी बात याद रखना। किसकी बात कर रहा है ये, प्रिंसिपल की, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। किसकी बात करता है, सिर्फ प्रिंसिपल की। जो भी अगले 1 साल में प्रिंसिपल पे होगा वो कहां पर आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। इतनी बात क्लियर। एक चीज छोटी सी और आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो लॉन्ग टर्म लोन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, दिस इज स्पेसिफिकली टर्म लोन, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो करंट मैच्योरिटी ऑफ टर्म लोन है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। इसके अलावा अगर करंट मैच्योरिटी ऑफ मैं फाइनेंस ऑब्लिगेशन बोलूं या डिबेंचर बोलूं या डिपॉजिट्स बोलूं तो वो सारा का सारा अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। वो अभी हम थोड़ी देर में आगे जाएंगे तो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, एक तो प्रिंसिपल की बात करता है, दूसरा किसकी बात करता है, सिर्फ टर्म लोन की बात करता है, ठीक है।
तो अपने को ये समझ आ गया कि शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन आता है, वर्किंग कैपिटल लोन आता है, बैंक ओडी आ गया, कैश क्रेडिट आ गया, इसके अलावा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आता है। प्लस आपको बताना पड़ेगा क्या है सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, ये आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिक्योर्ड है तो लिख देना सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है तो लिख देना अनसिक्योर्ड। अगला शेड्यूल है जी ट्रेड पेबल का। ट्रेड पेबल मतलब वो पेबल जो आप रॉ मटेरियल के वेंडर्स को पे करते हो। ट्रेड पेबल मतलब वो पेबल जो आप किसको दे रहे हो, पैसे किसको देने, रॉ मटेरियल वालों को देने, जिनसे आपने सामान खरीदा है। जैसे आप मान लीजिए ब्रेड बनाते हो, ब्रेड बनाने के लिए आपने मैदा खरीदा, मैदा जिससे खरीदा होगा उसको जो भी पैसा देना होगा डेट इज ट्रेड पेबल। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आपके लिए बोल दूं तो दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। बट क्रेडिटर्स में ना बहुत कुछ आ जाता है, कैपिटल गुड का क्रेडिटर भी हो सकता है, मशीनरी खरीदी उसका भी क्रेडिटर हो सकता है, बिल्डिंग खरीदी उसका भी क्रेडिटर हो सकता है। तो वो क्रेडिटर्स जो आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड है उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रेड पेबल कहा जाता है। बाकियों को ट्रेड पेबल नहीं कहा जाता। इतनी बात क्लियर है। शेड्यूल 3 कहता है ट्रेड पेबल का जो भी नंबर है, मान लो आपका 10 करोड़ रुपए आपको पे करना है, तो आपको इसको दो हिस्से में बांट के दिखाना पड़ेगा। एक जो आपको छोटे लोगों को पे करना है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को पे करना है, छोटी छोटी एंटिटीज को पे करना है, और बाकी जो दूसरों को पे करना है। मतलब 10 करोड़ में से जितना आपको छोटे 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 लोगों को पे करना है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को पे करना है, वो लिखो आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटीज अदर्स। जैसे 10 करोड़ में मान लो आपको 1 करोड़ इन्हें देना है, बाकियों को कितना देना है, 9 करोड़ मान लो, तो 1 करोड़ यहां आएगा, 9 करोड़ यहां आएगा, टोटल हो जाएगा 10 करोड़। तो शेड्यूल 3 कहता है जब आप ट्रेड पेबल की बात करोगे, क्रेडिटर की बात करोगे, तो जो छोटे छोटे लोग हैं, क्योंकि उनका पैसा बहुत रिस्की, अगर आपने नहीं दिया तो बेचारे डूब जाएंगे, इसीलिए पहले उनको कितना पैसा देना है वो अलग से दिखाओ, बाकी जो बचा अदर्स में डालो, काम खत्म करो। तो जो भी क्रेडिटर है आप दो हिस्से में तोड़ देना, आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। याद रखना मैंने मीडियम नहीं बोला, मैंने बोला माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मैंने ये नहीं बोला मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मैंने सिर्फ बोला माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, बाकी अदर्स। अगर आप बैलेंस शीट का फेस देखोगे ना तो फेस पे भी यही आ रहा था, ट्रेड पेबल, और उसके नीचे दो हेड थे, एक एमएससी का मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का कितना है और अदर्स का कितना है। ठीक है, अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा सर ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, तो मेरे दोस्त वो भी बता देता हूं। हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये क्या कहता है, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा एंटरप्राइज, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ है एंड जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट कम है, 5 करोड़ से टर्नओवर कम है, उसको बोलूंगा माइक्रो एंटरप्राइज। कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उसे क्या बोलूंगा, स्मॉल एंटरप्राइज। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 7 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है, वो होगी आपकी स्मॉल एंटरप्राइज। अगर 5 करोड़ से कम है टर्नओवर और 1 करोड़ से कम है इन्वेस्टमेंट तो क्या होगी, माइक्रो एंटरप्राइज। और 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो क्या बन जाएगी जी, मीडियम एंटरप्राइज बन जाएगी। मीडियम एंटरप्राइज की लिमिट क्या है, 50 करोड़ तक आपका मीडियम रहेगा, उसके बाद आपकी बिग एंटरप्राइज हो जाएगी, लार्ज एंटरप्राइज जैसे आप बोलते हो। ऑल्दो सिलेबस में पूछता नहीं है, सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी में इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए या उससे कम है, टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे कम है, उसको आप माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हो। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट मतलब जो कैपिटल लगाई हुई है वो 10 करोड़ या उससे कम है, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, उसे आप स्मॉल एंटरप्राइज बोलते हो। कोई भी ऐसी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या उससे कम है, 250 करोड़ से इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कम है, तो उसे मीडियम एंटरप्राइज बोलोगे। 250 करोड़ से ज्यादा वाले को क्या बोलोगे, लार्ज एंटरप्राइज बोलोगे। तो ये जो चीज बात कर रहा है वो सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा। ये रिसेंटली चेंज हुई थी लिमिट्स, इसलिए मैंने यार पुरानी लिमिट्स क्या थी वो मैंने यार ग्रीन कलर में डाल दिया, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि किसी बुक में अगर पुरानी मिल जाए आपको तो आप ये ना बोलो कि सर आपने अपडेटेड नहीं पढ़ा है। ये पुरानी लिमिट्स है, अपडेटेड लिमिट है 50 करोड़ और 250 करोड़। बट आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, एग्जाम में वैसे पूछता नहीं है, कभी होगा तो डायरेक्ट लिखा होगा, ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया है। तो ये हो गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल से पहले, ट्रेड पेबल के बाद पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे वहां लॉन्ग टर्म प्रोविजन थे, सेम यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन एक ऐसे प्रोविजन जो 1 साल के बाद यूज होंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक ऐसे प्रोविजन जो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर यूज होंगे।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन से, जो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर यूज होने वाले हैं, वो होते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ग्रेच्युटी या लीव एनकैशमेंट। अब आप बोलोगे सर ग्रेच्युटी ऊपर भी लिखी थी, यहाँ पे भी लिख दी, तो बेटा ग्रेच्युटी का खर्चा कुछ तो अगले साल भी दोगे ना, बाकी 1 साल के बाद भी दोगे। जो 1 साल के बाद देने वाले हो वो तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गए, जो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर बैलेंस शीट से विद इन नेक्स्ट 1 ईयर दोगे वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए। आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस में देगा कि कितना शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म दिया होगा तो शॉर्ट टर्म में लिख देना, लॉन्ग टर्म दिया होगा तो लॉन्ग टर्म में लिख देना। इसके अलावा जो लायबिलिटी बच गई सारी की सारी उठा के अदर करंट लायबिलिटी में डाल दो, डेट्स इट। मैंने क्या बोला, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आता है, तो जो भी शॉर्ट टर्म नेचर की बोरिंग है वहां डाल देना। ट्रेड पेबल, जो भी रॉ मटेरियल के वेंडर्स वगैरह है वो ट्रेड पेबल में डाल देना। प्रोविजंस, जो भी शॉर्ट टर्म नेचर के प्रोविजन है शॉर्ट टर्म में डाल देना। इसके अलावा जो बच गया, जो भी बच गया, वो सारा कहाँ आएगा, अदर करंट लायबिलिटी में। अब अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है वो देख लो, ये इसकी एक सिंपल लिस्ट है, याद कर लो, कोई टाइम नहीं लगेगा। करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन आपकी बोरोइंग होती है, उसकी अगर करंट मैच्योरिटी है तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगी। ये पॉइंट बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, रिसेंटली ना आपका शेड्यूल 3 चेंज हुआ। पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की करंट मैच्योरिटी अदर करंट लायबिलिटी में आती थी, बट उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा जो लॉन्ग टर्म लोन का, टर्म लोन का जो करंट पोर्शन है, करंट मैच्योरिटी है, उसको तो आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाओगे, बट फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन हो गया, डिपॉजिट हो गया, इन सब का अगर कोई करंट मैच्योरिटी है तो वो आप कहाँ दिखाओगे, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। तो ये पर्टिकुलर डिस्क्लोजर याद रखना, कभी भी ट्रायल बैलेंस में करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन दिया है तो आप कहाँ दिखाओगे, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं दिखाओगे। बट अगर करंट मैच्योरिटी दी है आपको टर्म लोन की तो आप कहाँ दिखाओगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्रूड, चाहे वो ड्यू हुआ हो चाहे ना ड्यू हुआ हो, दोनों कहां पर आएंगे, अदर करंट लायबिलिटी में आएंगे। इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों कहां आते हैं, अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं। सर दोनों में फर्क क्या है, बता देता हूं बेटा। मान लीजिए आपने कोई इंटरेस्ट, आपका कोई लोन है, लोन का जो इंटरेस्ट की ड्यू डेट है पेमेंट की वो है आपकी 31 मार्च और एक की है आपकी 30 अप्रैल, ठीक है। अब आपने पूरे साल का इंटरेस्ट क्या किया, एक्रू कर लिया, पूरे साल का आपने क्या कर लिया, इंटरेस्ट एक्रू कर लिया। 31 मार्च को वो ड्यू हो चुका है, आपको पे करना था, आपने पे नहीं किया, आपने 1 अप्रैल को पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 मार्च को जो इंटरेस्ट आपका एक्रू हुआ वो ड्यू भी हो गया, आपको बैंक को देना था। बट अगर आपकी मान लो इंटरेस्ट की जो पेमेंट डेट है, ड्यू डेट है, वो 30 अप्रैल है, तो आपने इंटरेस्ट तो एक्रू कर लिया, बुक्स में एंट्री तो डाल दी एक्रूवल की, बट पेमेंट कब करनी है, 30 अप्रैल को, तो अभी वो ड्यू नहीं हुआ है। ड्यू का मतलब होता है किस दिन आपको बैंक को देना है। तो ऐसा इंटरेस्ट जो आपने एक्रू कर लिया है और बैंक की ड्यू डेट आ गई है, अब आपको पे करना है बट आपने पे नहीं किया, तो डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ऐसा इंटरेस्ट जो आपने एक्रू कर लिया है, बुक्स में एंट्री डाल दी है, बट अभी ड्यू डेट नहीं आई है, ड्यू डेट से पहले थोड़ी ना पे करूंगा, तो जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन पे करूंगा। अभी ड्यू डेट नहीं आई है, डेट इज कॉल्ड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो एक्रू हो गया है, ड्यू हो गया है, तो वो यहां पे लिख देना, जो एक्रू हो गया है बट ड्यू नहीं हुआ है तो ऊपर लिख देना, बट आएगा दोनों अदर करंट लायबिलिटी में, बट आपको अलग अलग डिस्क्लोज करना पड़ता है। कोई भी एडवांस इनकम मिली है किसी कस्टमर से, वो यहाँ आएगा। कोई अनपेड डिविडेंड है, कोई एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया है ड्यू फॉर रिफंड। होता क्या है ना, बहुत लोगों से पैसा आ जाता है बट आप उसे रिफंड करते हो क्योंकि आप उन्हें शेयर अलॉट नहीं करते हो, तो वो आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ड्यू फॉर रिफंड अदर करंट लायबिलिटी में। यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद रख, यहाँ लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी आ गया है, अभी आपको उन्हें शेयर्स अलॉट करने हैं, अलॉट नहीं किए। बट अगर आपको उन्हें पैसे वापस देने हैं तो आप यहां पे दिखाओगे अदर करंट लायबिलिटी में। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अभी अलॉटमेंट नहीं करी है तो बैलेंस शीट के फेस पे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बट आपको रिफंड करना है क्योंकि आप उन्हें कोई भी शेयर नहीं देने वाले, तो आप अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। कोई भी अनपेड मैच्योर डिपॉजिट है और एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, कोई भी डिपॉजिट है जो अब ड्यू हो गया, अभी आपने पे नहीं किया है, अनपेड है, और उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ आएगा। कोई भी अनपेड मैच्योर डिबेंचर है, डिबेंचर की ड्यू डेट आ गई है, मैच्योर हो गया है, आपको पे करना है बट आपने पे नहीं किया, वो यहाँ पर आएगा।
अदर्स जो भी कुछ बच गया जो करंट लायबिलिटी के नेचर का है वो यहाँ पे आएगा, जैसे टैक्सेस पेबल हो गया, या आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, या आउटस्टैंडिंग कोई एक खर्चे हो गए, वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएंगे इन द हेड अदर्स। ठीक है जी। तो अदर करंट लायबिलिटी का हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो कहीं नहीं आता वो यहाँ पर आता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे टर्म लोन हो, चाहे फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन हो, उन सबका करंट पोर्शन अदर करंट लायबिलिटी में आता है, एक्सेप्ट टर्म लोन। टर्म लोन वाला शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा। टर्म लोन के अलावा जैसे डिपॉजिट है गया, डिपॉजिट हो गया, डिबेंचर हो गया, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन हो गया, इन सब का करंट पोर्शन मतलब जो अगले एक साल में आप पे करने वाले हो प्रिंसिपल, वो कहाँ आता है, अदर करंट लायबिलिटी में आता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बस ये है आपका ओवरऑल लायबिलिटीज वाले पार्ट में। इसके साथ आपका लायबिलिटीज का पार्ट ओवरऑल खत्म हो जाता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर। चलिए, प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने लायबिलिटी साइड पूरी डिस्कस कर ली थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बट अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जी एसेट साइड के ऊपर। लायबिलिटीज पूरा हो गया, अब एसेट्स आएगा, उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में एसेट्स के ऊपर बात करते हैं। जब मैं बात करता हूं एसेट्स की, तो शेड्यूल 3 एसेट्स को दो हिस्सों में तोड़ता है। पहला हिस्सा क्या है जी, नॉन करंट एसेट। सेकंड क्या है, करंट एसेट। क्या है, एक नॉन करंट एसेट, दूसरा क्या है, करंट एसेट। नॉन करंट क्या है, करंट क्या है, इसके ऊपर हम बाद में एक वीडियो अलग से हमने बनाई है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए ये मान लो कि कोई भी एक ऐसा एसेट जो अगले 12 महीने में रियलाइज हो जाएगा, जिससे आपको अगले 12 महीने में पैसे आ जाएंगे, उसको आप करंट एसेट बोलते हो। करंट एसेट में जनरली क्या आता है, आपका इन्वेंट्री आता है, डेटर आता है, कैश आता है, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह आपने दिए है, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है जो अगले 12 महीने के अंदर रियलाइज हो जाएगा, यूज हो जाएगा, उसे करंट एसेट बोलते हो। उसके अलावा जो भी कुछ बचता है वो आपका नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है, अभी बाकी चीजें बात करते हैं। नॉन करंट करंट के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो है, वहां पे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। चलो, जब आप बात करते हो नॉन करंट एसेट की, तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहली चीज क्या आती है जी, आपका जो भी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, जैसे टेंजिबल एसेट होते हैं, इंटेंजिबल एसेट होते हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल आती है सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर ए होता है आपका क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो भी आपके टेंजिबल फिक्स एसेट है, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, वो सारे कहाँ पे आएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। जो भी आपके सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, वो आएगा आपका इंटेंजिबल एसेट के अंदर। थर्ड है आपके पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जो भी आप लैंड बिल्डिंग बनाने लग रहे हो, जो भी आप फैक्ट्री बनाने लग रहे हो, जो अभी अंडर प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जो भी आप टेंजिबल अपना फिक्स टेंजिबल एसेट बनाने लग रहे हो, जो अभी बना नहीं है, वो होता है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक नया हेड और आ गया है विच इज इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। कोई भी इनटेंजिबल एसेट जो आप बनाने लग रहे हो जो अंडर डेवलपमेंट है, जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, जैसे आप कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हो, दैट इज इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला हेड नॉन करंट एसेट में क्या आता है, वो आता है आपका फिक्स एसेट से रिलेटेड विच इज इंटेंजिबल एसेट एंड टेंजिबल एसेट, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके नोट नंबर क्या है, 11, 12, 13 एंड 14। चलिए अब इन पे चलते हैं। जब मैं बात करता हूं नोट नंबर 11 विच इज PPE, दिस इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आपको इसमें क्या दिखाना है, आपको जितने भी एसेट्स है आपको उनकी ग्रॉस वैल्यू दिखानी है और यू कैन से कॉस्ट दिखानी है, उस पर कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा माइनस करके आपको नेट WDV दिखानी है। तो चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, वैसे लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं, बट लीज होल्ड लैंड हो तो हो सकता है लग भी जाए। लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, वो सारी आपको लिस्ट लिखनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट लिखनी पड़ेगी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके WDV निकालनी पड़ेगी। सिमिलर डिस्क्लोजर ही आपको इंटेंजिबल्स के लिए भी करना है, सेम एज PP, बट यहाँ पे क्या आएगा, गुडविल आएगा, पेटेंट आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, ट्रेडमार्क आएगा या पेटेंट आएगा। ठीक है, ये 2 बार हो गया, इसको एक बार हटा लीजिए। जब आप बात करते हो नेक्स्ट सिविप की, सिविप इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में शेड्यूल 3 कहता है कि लैंड से रिलेटेड क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कि लैंड पे अगर आप कोई डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हो तो वो, बिल्डिंग से रिलेटेड क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, या इसके अलावा कोई और वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई मशीन बना रहे हो तो वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। अगर हम इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट की बात करें तो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो तो वो आप बाइफरकेट करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो सिविप में लैंड से रिलेटेड कुछ है तो वो अलग दिखा दो, बिल्डिंग से रिलेटेड है तो वो अलग दिखा दो। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ डेवलप कर रहे हो तो वो अलग से डिस्क्लोज कर दो, कुछ और बना रहे हो तो वो अलग से डिस्क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये छोटा सा एक नोट बनता है इन चारों का। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप 1 साल के बाद बेचोगे या जो 1 साल के बाद रिडीम होगी, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाते हो और आप उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब सालों साल, 1 साल से ज्यादा, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज्यादा की है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो चलो इस शेड्यूल पे चलते हैं, शेड्यूल नंबर 15 पे। शेड्यूल 3 कहता है जो भी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, आप कैसे दिखाओगे कि इक्विटी शेयर्स में आपने कितने पैसे लगाए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में कितने लगाए हैं, अदर्स मतलब कोई और इन्वेस्टमेंट करी है जो जैसे डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करी है तो वो अदर्स में दिखा देना। प्लस इस पे अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनाया है डिमिनिशन का, देखो AS 13 कहता है कि अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और उस पर आपको दिखता है कि परमानेंट फॉल हो गया है वैल्यू का, तो आपको उसके लिए प्रोविजन फॉर डिमिनिशन बनाना होता है। शेड्यूल 3 कहता है कि पहले तो आप इन्वेस्टमेंट की ग्रॉस वैल्यू दिखा दो, फिर जो भी आपने प्रोविजन बनाया वो अलग से माइनस करके आप डिस्क्लोज कर दो। प्लस अगर इनमें से कोई लिस्टेड इन्वेस्टमेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो आप उसकी भी डिटेल दे देना। जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर्स में पैसा लगाया है जो आप 2 साल 4 साल के लिए इन्वेस्ट रखना चाहते हो, तो रिलायंस की तो मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, शेयर मार्केट से निकाल सकते हो, तो इन दैट केस आप उसकी मार्केट वैल्यू भी डिस्क्लोज करोगे। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया, प्रेफरेंस पे कितना इन्वेस्ट किया, बाकी सब अदर्स में डाल दो। अदर्स की जगह भी अगर आप डिबेंचर नाम है, डिबेंचर में किया है तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर लिख दो, किसी और चीज में इन्वेस्ट किया है तो वो लिख देना। माइनस क्या करोगे, जो भी आपने प्रोविजन फॉर डिमिनिशन बनाया है वो आप माइनस कर देना। अगर कभी आपके पास क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू गिवन है तो मार्केट वैल्यू भी डिस्क्लोज कर देना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आता है मेरे दोस्त डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे लायबिलिटीज में आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहां आता है डेफर्ड टैक्स एसेट। तो सर क्या किसी कंपनी में दोनों आ सकते हैं? बेटा जनरली एक ही आता है, या तो लायबिलिटी आएगा एसेट आएगा, इसीलिए ब्रैकेट में वर्ड लिखा है नेट, या तो एसेट आएगा या लायबिलिटी आएगा। बट देयर आर स्पेसिफिक केसेस जहां पे दोनों आ सकते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जनरली एक ही आएगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट नोट नंबर 16, जैसे लायबिलिटी था सेम तरीके से एसेट ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, एक नोट बना देना, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट इतना अमाउंट। याद रखना कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, ये चीज हमेशा गांठ बांध के रखना। एग्जाम में अगर आपने शॉर्ट फॉर्म यूज करी तो आपके नंबर कट जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म हम जैसे आपको समझाने के लिए आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, बट एग्जाम का जो आंसर शीट है उसमें हमेशा आप फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है जी। देखो फिक्स एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। इसके बाद आता है कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को कोई लोन दिया है जो 1 साल से ज्यादा का है, मान लीजिए मेरी कंपनी है ABC लिमिटेड, मैंने अपने ब्रदर को मिस्टर D को कोई लोन दिलवाया है 5 करोड़ रुपए का 3 साल के लिए। तो कोई भी एक ऐसा लोन, कोई भी एक ऐसा एडवांस जो बैलेंस शीट जिस दिन है उसके 1 साल के बाद मिलेगा, कोई भी एक ऐसा लोन जिसकी रीपेमेंट 1 साल के बाद होगी, कंपनी को पैसे 1 साल के बाद मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस। तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांस में क्या आता है, या तो कोई कैपिटल एडवांस हो जो आपने किसी मशीनरी के लिए दिया है, किसी कैपिटल एसेट के लिए दिया है, तो वो आता है। इसके अलावा कोई भी लोन एडवांस जो 1 साल से बाद के लिए है वो आता है। तो इसमें क्या क्या दिखाना है आपको वो बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस में क्या आता है, ये चीज याद रखना, कैपिटल एडवांसेस चाहे 2 महीने में रियलाइज हो रहे हो, चाहे 6 महीने में रियलाइज हो रहे हो, चाहे कभी भी रियलाइज हो रहे हो, कभी भी यूटिलाइज हो रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। सिंस कैपिटल एडवांसेस PPE से रिलेटेड है, आपका इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, इसीलिए वो हमेशा लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस में ही आएगा। ये चीज याद रखिएगा हमेशा। आई एम नॉट कंसर्न व्हेन द कैपिटल एडवांसेस आर गोइंग टू बी यूज्ड, व्हेन दे आर गोइंग टू बी रियलाइज, कब है मुझे नहीं फर्क पड़ता, हमेशा कहां दिखाना है, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस में दिखाना है, आंख बंद करके। अगर आपने कोई लोन एडवांस दिया है रिलेटेड पार्टी को तो वो आएगा। मतलब बाइफरकेट कैसे हो रहे हैं, लोन्स को आप एक तो कैपिटल एडवांस अलग दिखाओगे, रिलेटेड पार्टी का अलग दिखाओगे, बाकी जो बच गया सारा अदर्स पे दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। अब आप बोलोगे सर प्रीपेड एक्सपेंस कैसे हो सकता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए मेरी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2023, ठीक है। मैंने 1 जनवरी 2023 को फॉर 2 ईयर्स 24 लाख की पेमेंट कर दिया। मैंने 1 जनवरी 2023 को मान लो रेंट पे कर दिया है, कितने पीरियड के लिए, 2 साल के लिए, 24 महीने के लिए। तो जब आप 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाओगे तो अगर मैं 24 लाख को ध्यान से देखूं तो 24 लाख में से
2022-23 में कितना यूज हो जाएगा? 3 लाख यूज हो जाएगा। 2 साल के लिए 24 लाख है, साल में 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने हो गए, 1 महीने का 1 लाख आ गया। तो 3 लाख रुपए तो आपके खत्म हो गए। इस दिन आपके 21 लाख रुपए किस में आएंगे? प्रीपेड एक्सपेंस में आएंगे। मानते हो बात? अब अगले साल के अंदर 23-24 में कितना यूज हो जाएगा? 12 लाख का खर्चा बुक हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। 21 लाख में से अगले 1 साल में 12 लाख, हर महीने का 1-1 लाख रुपए आप क्या करोगे? P&L में बुक कर दोगे। कितना बचेगा जो 24-25 में यूज होगा? 9 लाख। मानते हो बात? अगर मेरा 24 लाख का मैंने खर्चा दिया था, जो प्रीपेड किया मैंने, उसमें से 3 महीने का तो मैंने 22-23 में यूज कर लिया। 23-24 में 12 महीने का मतलब 12 लाख यूज कर लूंगा, 24-25 में 9 लाख यूज करूंगा। अब ध्यान से देखना, 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट है, 23-24 में कितना यूज हो रहा है? 12 लाख। तो ये तो हो गया करंट, और जो 9 लाख उसके बाद होगा ये क्या होगा? नॉन करंट। मैंने कहा था जो 1 साल के बाद यूज होगा, रियलाइज होगा, दैट इज नॉन करंट। तो यहां पे जो अदर्स में आएगा ना, ये 9 लाख आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में क्या आएगा? कैपिटल एडवांस आएगा। कोई भी अगर आपने रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है जो लॉन्ग टर्म नेचर का है, जिसका पैसा 1 साल के बाद आएगा, तो वो आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा एडवांस जिसका रियलाइजेशन या यूटिलाइजेशन 1 साल के बाद है, जैसे मैंने प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल दिया, वो आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स पे। प्लस अगर कोई भी डाउटफुल है, उसके लिए आपने कोई प्रोविजन बनाया है, तो प्रोविजन आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल एडवांसेस या लोन करें। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में क्या करते हो? टोटल अमाउंट माइनस प्रोविजन करते हो, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सेम वे में अगर कोई लोन से एडवांसेस है, उसमें अगर कोई डाउटफुल है, उसके लिए कुछ प्रोविजन बनाया तो प्रोविजन माइनस करके दिखा देना। इसके अलावा आपको यह भी लिखना पड़ेगा क्या ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। तो क्वेश्चन बताएगा क्या ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। जैसे आपने बोला जी कैपिटल एडवांसेस अनसिक्योर्ड है, तो आप लिख दोगे अनसिक्योर्ड ब्रैकेट में। लोन से एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी सिक्योर्ड है, तो आप ब्रैकेट में लिख देना सिक्योर्ड है। तो आपको सिर्फ लिखना है क्या सिक्योर्ड है या नहीं है, क्वेश्चन देगा, दैट्स इट। इसके ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत। तो ये हो गए अदर लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अलावा जो भी आपके लॉन्ग टर्म एसेट बचे हैं, पीपी खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, डेफर्ड टैक्स खत्म हो गया, लोन एडवांसेस खत्म हो गए। इसके अलावा कोई भी अगर आपका दूसरा एसेट बचा है जो लॉन्ग टर्म नेचर का है, वो कहां आएगा जी? अदर नॉन करंट एसेट के अंदर आएगा। अब अदर नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आएगा डिस्क्लोजर में एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया है जो 1 साल से ज्यादा का है, तो वो यहां पर आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी ली रेंट पे, मैंने 5 साल के लिए उसको रेंट पे लिया, 5 साल के लिए मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे 5 साल के बाद मिलने वाला है, तो वो कहाँ आएगा? अदर नॉन करंट एसेट में। कोई ट्रेड रिसीवेबल है, मैंने किसी पर्सन को सेल किया और बोल रहा हूँ कि भाई तू 2 साल के बाद पैसे दे दे, 1 साल के बाद दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, वो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा अगर मैंने कोई भी प्रोविजन बनाया है तो वो माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस में आपको मेंशन करना था, सेम तरीके से अगर सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा तो कर देना, नहीं लिखा तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये तो हो गए अपने नॉन करंट एसेट। अब मैं करंट एसेट की बात करता हूँ। करंट एसेट के अंदर सबसे पहला करंट एसेट क्या है जी? करंट इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम की है, जैसे आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, आपने किसी शेयर्स में पैसे लगाए, रिलायंस के शेयर्स में लगाए, पेटीएम के शेयर्स में लगाए कि जी 2 महीने के बाद बेच के पैसे निकाल लूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा, जो भी होगा देखूंगा। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम की है वो कहां पे आती है? करंट इन्वेस्टमेंट में। नोट नंबर 19। जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल था, सिमिलर ही इसका शेड्यूल बनता है। इसके शेड्यूल में भी क्या है? पहले लिख दो कि इसकी वैल्यूएशन की पॉलिसी क्या है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, जो AS 13 बोलता है ये एज इट इज आएगा। इसके बाद इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया, अदर्स कहीं और छोटी मोटी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे प्रेफरेंस शेयर में कुछ इन्वेस्ट किया हो, डिबेंचर में कुछ इन्वेस्ट किया हो, जो विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएंगे, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद आता है जी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब जो आपके पास सामान रखा है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स वगैरह सारे यहाँ पर आते हैं। सिमिलर टू करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी पहले आपको क्या लिखनी होती है? आपकी जो पॉलिसी है वो लिखनी पड़ेगी। द पॉलिसी इज कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर, जो AS 2 बोलता है ये लाइन एज इट इज आएगी, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे। जैसे ऊपर AS 13 बोलता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, इन्वेंट्री की पॉलिसी होती है एज पर AS 2 कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। तो यहाँ पे RM अलग दिखाओगे, WIP अलग दिखाओगे, फिनिश गुड्स अलग दिखाओगे, स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री इन ट्रेड आप अलग से दिखाओगे। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? ऐसा सामान जो आपने बेचने के लिए लिया है, जैसे
बिग बाजार है, बिग बाजार क्या करता है, सामान खरीदता है और बेचता है, वो उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करता। तो बिग बाजार के लिए जो भी बिग बाजार ने सामान खरीदा है वो स्टॉक एंड ट्रेड होता है। इसके अलावा स्पेयर्स, लूज टूल्स वगैरह ये अलग दिखाने होते हैं। याद रखना, आपसे एडजस्टमेंट पूछ सकता है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में दे सकता है कि जी ये हेड्स है तो आप ये सारे हेड्स अलग अलग दिखाओगे। ऐसा कर दे कि जैसे एफजी है मान लो 60 लाख का और बोले इसके अंदर 5 लाख का लूज टूल है, तो आपको लूज टूल 5 लाख अलग दिखाना पड़ेगा, एफजी कितना बचेगा 55 लाख वो अलग से दिखाना पड़ेगा। ये हेड्स आपको अलग अलग दिखाने जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि जी कंबाइन करके दे देगा, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, पहले आप पॉलिसी लिखोगे, फिर आरएम, डब्ल्यूआईपी, एफजी, स्टॉक एंड ट्रेड, स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड अगर किसी में भी गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब सामान खरीदा है अभी पहुंचा नहीं है, तो वो अलग से बताना पड़ेगा कि जी रॉ मटेरियल में इतना गुड्स इन ट्रांजिट है, एफजी में इतना गुड्स इन ट्रांजिट है, स्टॉक एंड ट्रेड में इतना गुड्स इन ट्रांजिट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे ना कभी कभी आपके दिल में एक सवाल आ सकता है, नहीं आया तो आना चाहिए था। अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं तो AS2 और AS10 स्पेयर्स के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड है। कॉन्फ्लिक्टेड इन द सेंस कि स्पेयर्स जो है AS10 में भी जा सकता है, AS2 में भी जा सकता है। AS10 मतलब PPE में भी जा सकता है, AS2 में भी जा सकता है। तो अगर वो AS10 की डेफिनेशन को मीट करता है तो PPE में जाता है, AS2 की डेफिनेशन को मीट करता है तो इन्वेंट्री में जाता है। आपको मैं एक रामबाण बता देता हूं, कभी भी ऐसा स्पेयर है जिसकी लाइफ 1 साल से कम है तो वो इन्वेंट्री में डाल देना, कोई भी ऐसा स्पेयर है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो PPE के अंदर डाल देना। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। इन्वेंट्रीज के बाद आता है मेरे दोस्त ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो आपने सामान बेचा है उससे बेच के जो भी रिसीवेबल है उसे ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब मेरा जो भी मेन काम है मैं उसके जो रिसीवेबल है उसे ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाटा है, बाटा इंडिया, बाटा इंडिया क्या करता है, शूज सेल करता है। बाटा इंडिया ने मान लो शूज सेल किए फ्लिपकार्ट को, अब फ्लिपकार्ट को बाटा को पैसे देने हैं तो फ्लिपकार्ट विल बी ट्रेड रिसीवेबल फॉर बाटा इंडिया। बट ऑन द अदर साइड बाटा ने मान लो अपनी कोई ऑफिस का प्रीमाइसेस था, बिल्डिंग थी, वो बेच दी, उसका रिसीवेबल जो होगा उसको आप ट्रेड रिसीवेबल नहीं बोलोगे। ट्रेड रिसीवेबल मींस जो भी आप नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में जो सामान बेचते हो उसके जो पैसे मिलने हैं दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। उसके अलावा कुछ भी बेचा है, जैसे बिल्डिंग बेची है, कोई भी पीपी की आइटम बेची है या कुछ और बेचा है, उसका जो रिसीवेबल है वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं होता। याद रहेगा, जैसे ट्रेड पेबल किसका था, रॉ मटेरियल का। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, जो आपका मेन सामान है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसका जो रिसीवेबल है वो क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है। ठीक है, नोट नंबर 20 हो गया। 21 पे दिखाता हूं क्या करना है। जब आप बात करते हो ट्रेड रिसीवेबल की तो ट्रेड रिसीवेबल में आपको क्या दिखाना है कि कितने सिक्योर ट्रेड रिसीवेबल है, कितने अनसिक्योर ट्रेड रिसीवेबल है, विच इज गुड, मतलब जो डाउटफुल नहीं है। इसके अलावा कितने डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल है, उनके अगेंस्ट आपने कितना प्रोविजन बनाया वो माइनस करो, फिर आपका नेट बैलेंस आएगा। ट्रेड रिसीवेबल में क्या दिखाना है, कितने सिक्योर्ड है, कितने अनसिक्योर्ड है, मतलब किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी है, किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं है, और जो डाउटफुल नहीं है। बेसिकली जो डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल है वो अलग से दिखाना, जो भी प्रोविजन बनाया वो अलग से दिखाना, ये फाइनल बैलेंस आ जाएगा। हाउएवर इसके ऊपर ना शेड्यूल 3 बहुत डिटेल्ड एजिंग की बात करता है कि आप डिटेल्ड एजिंग दो। ऑल्दो अपने से एग्जाम में पूछता नहीं इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बट फिर भी आपको एक छोटा सा हाईलाइट दे देता हूँ। जनरली ट्रायल बैलेंस में आपको बोलता है 6 महीने से ज्यादा पुराना इतना डेटर है, 6 महीने से कम पुराना इतना है, तो आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ अदर्स। मान लो 10 करोड़ के डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल है, 1 करोड़ का 6 महीने से ज्यादा पुराना आउटस्टैंडिंग है, बाकी 9 करोड़ है, तो यहाँ पे 1 करोड़ आ जाएगा, यहाँ पे 9 करोड़ आ जाएगा, ये 10 करोड़ आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से डिटेल देता है उस तरीके से कर देना। क्वेश्चन ने बोला सिक्योर्ड दिया है, अनसिक्योर्ड दिया है, गुड और डाउटफुल दिया है, तो इस तरीके से डिस्क्लोज कर देना। क्वेश्चन ने एजिंग के बेसिस पे दिया कि जी 6 महीने से पुराना इतना है, 6 महीने से कम इतना है, तो ऐसे कर देना, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ और अदर्स। ठीक है, इसके बाद आता है जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो AS3 बात करता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस और अदर करंट एसेट। चलो अब तीनों नोट्स के ऊपर बात करता हूँ, 22, 23, 24 के ऊपर। उससे पहले करंट एसेट में क्या क्या आया, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस और अदर करंट एसेट। ठीक है, चलिए अब नोट नंबर 22, 23, 24 पे बात करता हूँ। यहां पर क्या है, पहले मैं आपको बताता हूं कि शेड्यूल 3 क्या कहता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या करवाता है। ठीक है, तो पहले शेड्यूल 3 की बात करते हैं। शेड्यूल 3 कहता है जी आपको क्या लिखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
मानते हो मेरी बात को? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां पे डिफाइंड है? AS3 के अंदर। AS3 कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश ऑन हैंड आता है, बैंक बैलेंस आता है, और कोई भी ऐसा डिपॉजिट जो 3 महीने से कम का है, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी हो या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है ही 3 महीने से कम की, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। ये AS3 बोलता है। तो शेड्यूल 3 कहता है कि जी आपको ये दिखाना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या दिखाना चाहिए? कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस शेड्यूल बैंक के साथ कितना है, अदर बैंक के साथ कितना है, और कोई भी डिपॉजिट जो ओरिजिनली सिर्फ 3 महीने से कम का था, आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ वो 3 महीने से कम का था, कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी थी, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ये चीज हो नहीं पाती। प्रैक्टिकली बहुत बार आपकी जैसे फिक्स डिपॉजिट है, 4 महीने का फिक्स डिपॉजिट लिया है, 6 महीने का फिक्स डिपॉजिट लिया, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। तो इसी के लिए हुआ क्या, ऑल दो शेड्यूल 3 और AS3 बोलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसे आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो चीज नहीं हो पाती। इंस्टीट्यूट भी उस चीज को एक्सेप्ट करता है, तो इंस्टीट्यूट कहता है आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मत दिखाओ, आप कैश एंड बैंक बैलेंस लिखो। ऑल दो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे पेपर के अंदर, तो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या दिखाओगे? सेम कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, शेड्यूल बैंक के साथ कितना है, अदर्स के साथ कितना है, डिपॉजिट जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 3 महीने से कम है, डिपॉजिट जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 3 महीने से ज्यादा है, जैसे 5 महीने की हो गई, 6 महीने की हो गई, 7 महीने की होगी, जो 1 साल में रियलाइज हो जाएगी, वो दिखा दो। तो जो भी डिपॉजिट जो 1 साल में रियलाइज हो जाने वाले हैं, वो सारे के सारे कैश एंड बैंक बैलेंस में आते हैं। मतलब जो भी फिक्स डिपॉजिट है जो 1 साल में रियलाइज हो जाएंगे, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर आते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत थोड़ी सी ना टिपिकल चीज है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना तो आपको पता लगेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सिंपल है, सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस लिखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज मत करना, आपकी जिंदगी आसान रहेगी। क्या लिखना? कैश एंड बैंक बैलेंस लिखना, उसमें आएगा कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस शेड्यूल बैंक के साथ कितना है, अदर बैंक के साथ कितना है, जो भी डिपॉजिट है जो 1 साल से कम के हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे लिख देना। डिपॉजिट विद, मैं इसको चेंज कर देता हूँ आपके लिए, लो, वो मैंने पहले वैसे रखा था। कोई भी फिक्स डिपॉजिट है जो 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाएगा, सारा का सारा कैश एंड बैंक बैलेंस पे लिख देना, जिंदगी आसान, दैट्स इट। ठीक है। हाउएवर शेड्यूल 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो वो ये है, उसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको पता होना चाहिए था, इसलिए बता दिया। एग्जाम में आप क्या यूज करोगे? आप ये यूज करोगे। एग्जाम में क्या बोलोगे? कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश दिखाओगे, बैंक दिखाओगे, डिपॉजिट विद मैच्योरिटी विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। ठीक है, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा होगा तो नॉन करंट हो जाएगा, 12 महीने से कम है इसीलिए करंट है। ठीक है, आप चाहो तो फिर इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ, टेंशन नहीं है। आपको कंफ्यूजन हो जाएगी इसीलिए मैंने हटा दिया। बस इतना याद रखिएगा, एग्जाम में क्या करना है? कैश एंड बैंक बैलेंस दिखाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, ये शेड्यूल 3 का पॉइंट ऑफ व्यू है, और रियल लाइफ में भी यही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है? हम कैश एंड बैंक बैलेंस ही लिखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखते। ठीक है। अब आप बोलो सर बैलेंस शीट के फेस पे क्यों नहीं दिखाया? देखो शेड्यूल 3 में था इसीलिए मैंने बता दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप कैश एंड बैंक बैलेंस लिख सकते हो। चलो अब 2 छोटे छोटे हेड्स और बच गए, काम खत्म करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था वैसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 साल के बाद मिलने वाले थे, शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएंगे। तो कोई भी शॉर्ट टर्म लोन दिया है, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस टू सप्लायर है, याद रखना कैपिटल एडवांसेस की बात नहीं कर रहा, कैपिटल एडवांसेस अभी भी लॉन्ग टर्म में जाएगा। एडवांस टू सप्लायर जैसे सामान खरीदना था, रॉ मटेरियल खरीदना था, उसके लिए एडवांस दिया, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है। एक छोटी सी चीज है जो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड है, बट जो इंस्टीट्यूट कहता है अपने को तो वही करनी है, वो है जी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। आप लोगों ने सुना होगा एडवांस टैक्स पे होता है, एडवांस टैक्स पे किया जाता है। तो जो एडवांस टैक्स है, इंस्टीट्यूट कहता है आपको शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस में दिखाना चाहिए। प्रैक्टिकली हम बहुत बार उसे नॉन करंट में दिखाते हैं, विच इज इन लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस। होता क्या है, आपने एडवांस टैक्स दिया, बट आपकी असेसमेंट कब होगी? एडवांस टैक्स तो तभी एडजस्ट होगा ना जब आपकी असेसमेंट होगी, इसीलिए हम उसे लॉन्ग टर्म में दिखाते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट कहाँ दिखाता है? शॉर्ट टर्म में दिखाता है, तो आप भी उसे कहाँ दिखाओगे? शॉर्ट टर्म में ही दिखाओगे। तो कभी भी आपके पास एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स होगा तो आप कहाँ दिखाने वाले हो? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। एंड लास्ट इज अदर करंट एसेट, जो एसेट बच गया जो ऊपर कहीं नहीं आया वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जैसे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया, उसमें जो इंटरेस्ट मिलना है वो कहाँ पे आएगा? अदर करंट एसेट के अंदर। इसके अलावा कोई और रिसीवेबल है, रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ पीपीई, आपने कोई पीपीई बेचा, उसका उधार पे बेचा, अभी पैसे आने हैं, आ जाएंगे 2 महीने 3 महीने में, तो वो कहाँ आएगा? अदर करंट एसेट के अंदर आएगा।
तो मेरे दोस्त ये है आपकी ओवरऑल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर मैं एसेट साइड को कंक्लूड कर दूं दोबारा से, तो क्या आएगा, नॉन करंट एसेट, और नीचे क्या आएगा, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या आएगा, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, सिविप, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्सेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। और जब आप बात करते हो करंट एसेट की, तो करंट एसेट में क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट। हर बैलेंस शीट और पीएनएल के नीचे एक हमेशा लाइन आपको लिखी मिलेगी विच इज सी अकम्पनिंग नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो इसलिए लिखी जाती है क्योंकि ये जो नोट नंबर है ना, ये इसलिए लिखी गई है कि यूजर्स को बताने के लिए कि भाई ये जो नंबर है ना, ये पीछे नोट में जाके देख लियो, वहीं से तुझे समझ आएगा कि क्या लिखा है। तो हमेशा बैलेंस शीट, आप किसी की भी बैलेंस शीट खोल लो, किसी भी अच्छी कंपनी की, हमेशा ये लाइन मिलेगी, थोड़ा सा मॉडिफाइड मिलेगी, बट यही होगा, सी अकम्पनिंग नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम में लिखनी नहीं है आपको, बट हाँ पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो ये है मेरे दोस्त ओवरऑल बैलेंस शीट। अब इस वीडियो में हम यहीं पे इसे कंक्लूड करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, चलिए अब कुछ अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। अदर पॉइंट्स में बेसिकली मैं आपसे कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कब मैं किसी एसेट को करंट एसेट बोलूंगा, कब मैं किसी एसेट को नॉन करंट एसेट बोलूंगा। सेम वे में कब मैं किसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलूंगा, कब मैं किसी लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी बोलूंगा। ट्रेड रिसीवेबल से एक्चुअल में मेरा मतलब क्या होता है, ट्रेड पेबल से मेरा क्या मतलब है, एंड ऑपरेटिंग साइकिल से क्या मेरा मीनिंग है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक एक करके मैं सब चीजों पर बात करूंगा, बहुत आराम से तसल्ली से देखिएगा। ठीक है, देखिए एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है जी ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल, अभी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, देखो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली रिफर्स टू द पीरियड रॉ मटेरियल से पैसा आने तक। अब आप बोलोगे सर रॉ मटेरियल से पैसा थोड़ी ना आता है, जी हाँ, रॉ मटेरियल से पैसा आने तक जो समय लगता है उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया, आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, रॉ मटेरियल से आप क्या करते हो, बनाते हो जी वर्क इन प्रोग्रेस, इसको बनने में कुछ समय लगता है, मानते हो बात। फिर वर्क इन प्रोग्रेस से बनता है कुछ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स को बिकने में भी कुछ समय लगता है, फिनिश गुड्स बनता है, फिर फैक्ट्री के वेयर हाउस में रहता है, कहीं ना कहीं रखा रहता है, फिर धीरे धीरे बिकता है, बिकता है तो बनता है डेटर, बहुत बार उधार में बिकेगा, फिर डेटर से आता है जी पैसा, और फिर ये कैश पे होता है आपके क्रेडिटर को, और फिर क्रेडिटर से आप दोबारा खरीदते हो रॉ मटेरियल। ये जो साइकिल है ना, इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेट करने की साइकिल जिसमें कोई भी एंटिटी काम करती है। हर एंटिटी की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकती है। किसी को सामान खरीदने से लेके पैसे रियलाइज करने तक बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, किसी को कम समय लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ब्रेड की कंपनी है आपकी, आप ब्रेड बनाते हो, तो आपने आज सामान खरीदा है ना, तो आप आज ही ब्रेड बना भी दोगे, कल तक उसे बेच भी दोगे और आपके पास पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि ब्रेड जनरली कैश में सेल होती है। तो अगर आपकी ब्रेड की कंपनी है तो आई कैन वेरी इजीली से कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 2 से 3 दिन भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से 3 दिन में सामान भी खरीद लिया, आटा, मैदा, शुगर, केमिकल खरीद लिया, मिला दिया, ब्रेड बना दी, कस्टमर को बेच दी, उससे पैसा भी ले लिया। हो सकता है 1 दिन में भी ये सारा काम पूरा हो जाए। तो ये जो समय लगा ब्रेड वाली कंपनी में 2 से 3 दिन लगा। ठीक है, ऑन द अदर साइड मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एक रियल स्टेट की कंपनी है। रियल स्टेट जैसे मान लो डीएलएफ है या मैक्स है। डीएलएफ कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, कोई कॉमर्शियल पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाना चाहता है। अब रॉ मटेरियल खरीदेगा, बिल्डिंग बनाएगा, बनाने में ही उसे 2 से 3 साल लग जाएंगे। 2 साल तो कहीं नहीं जा रहे बनने में। अगर मान लो 15 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है, 2000 एकड़ में खरीद, ज़्यादा हो जाएगा, 2000 एकड़ कम कर लो, 100 एकड़ में बनाना चाहता है तो टाइम लगेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाएगा। एक बार वो लगेगा, बनेगा, बनने के बाद बिकेगा, बिक के फिर पैसा आएगा, तो भाई कहीं ना कहीं 3 से 5 साल लग जाएंगे। जहां पे डेज था यहां पे ईयर है। तो ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी टू कंपनी डिफर करती है, एंटिटी टू एंटिटी डिफर करती है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करती है। करेक्ट। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ, पहले मैं आपको उसका मीनिंग लिखवा देता हूं। इट रेफर्स टू द टाइम, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा ताकि आपको याद आए। टाइम टेकन फ्रॉम परचेजिंग रॉ मटेरियल,
जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अप टू रॉ मटेरियल खरीदने से लेके अप टू सेलिंग द एफजी एंड रियलाइजिंग कैश, मतलब अमाउंट जब उससे रियलाइज करते हो, इसमें जो समय लगता है इसे ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है। दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल। पहली बात क्लियर। सेकेंड चीज, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटिटीज। इसकी जगह ना में लिख देते हैं। कुछ एंटिटीज का सेम भी तो हो सकता है यार, जैसे गाड़ी बना रहे हो, गाड़ी बनाने में, बाइक बनाने में, इनमें ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लगता है, सब कुछ सेम होता है इनका मोटा मोटा, तो उनमें हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल सेम भी आ जाए। इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटिटीज, या एंटिटीज ले लो, या इंडस्ट्रीज, या कंपनीज, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये तो हो गया जी ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग। अब मैं ऑपरेटिंग साइकिल निकालता कैसे हूं, पहले वो देखो। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू, इट कैन बी इन डेज, इट कैन बी इन ईयर्स, इट कैन बी इन मंथ्स, कुछ भी हो सकती है। अभी डेज की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल को खरीद के आपने कितने दिन अपनी फैक्ट्री में रखा, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल पीरियड। ऐसा थोड़ी ना है कि यार अभी खरीदा है और शाम को मैं प्रोडक्शन में लगा दूंगा। अरे मैंने सामान खरीदा है भाई, थोड़ा समय रुको, स्टोर में रहेगा, फिर प्रोडक्शन में लगाऊंगा। ब्रेड के केस में मुझे समझ आया, खरीदा लगा दिया, बट डीएलएफ के केस में सोचो, उसने सीमेंट खरीदा, स्टोन खरीदा, लंबे लंबे लोहे के, आयरन के वो पिलर्स वगैरह खरीदे, बहुत कुछ खरीदते हैं। पहले ही दिन थोड़ी ना सब कुछ लगा देते, धीरे धीरे सामान लगना शुरू होता है। जितना समय लगता है ना खरीदने से लेके प्रोडक्शन में लगाने तक या काम पे लगाने तक, उसे कहा जाता है रॉ मटेरियल पीरियड। फिर आता है जी WIP का पीरियड। कितना समय लगता है बनने में, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल, जो भी लगेगा, WIP पीरियड। फिर होता है जी FG का पीरियड। FG का पीरियड का मतलब होता है कितना समय वो सामान आपके वेयरहाउस में रहा। सामान बना दिया, ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर लोग खड़े, अरे दे दो यार हमें सामान, जल्दी दे दो, बस वेट चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो किन्हीं चुनी चीजों में होता है। वो IPL के फाइनल की टिकट जब निकलती है ना, तभी होता है कि लोग रेडी तैयार है उसे खरीदने के लिए। अदरवाइज बहुत सामान में तो समय लगता है बिकने में। तो कितने दिन वो सामान आपके वेयर हाउस में रहा है। उसके बाद अगर उधार में गया है तो कितने दिन का उधार दिया है, डेटर क्रेडिट पीरियड। डेटर को आपने कितने दिन का उधार दिया है, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, उसको जोड़ो, माइनस क्रेडिटर क्रेडिट पीरियड, क्रेडिटर या एक्सपेंसेस क्रेडिट पीरियड। अब देखो, आप उधार देते हो तो आपको उधार मिलता भी तो होगा, जिससे सामान खरीदते हो उससे भी तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का कुछ उधार लेते होगे ना, तो वो समय हटा दो। ये कहा जाता है जी ऑपरेटिंग साइकिल। इस तरीके से आप आराम से ऑपरेटिंग साइकिल निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका रॉ मटेरियल बनने में फैक्ट्री में 3 हफ्ते रहता है। ठीक है, रॉ मटेरियल बनके वर्क इन प्रोग्रेस में वो 1 हफ्ता रहता है। फिर जब फिनिश गुड्स बन जाता है तो वेयर हाउस में 1 मंथ रहता है, मतलब मान लो 4 वीक रहता है। उसके बाद डेटर को ये 3 हफ्ते का उधार देते हैं और क्रेडिटर से इन्हें 2 हफ्ते का उधार मिलता है। और मान लो कोई और जैसे वेजेस है, लेबर वगैरह से, उनका भी कुछ लेबर मान लो या ओवरहेड्स कुछ है, तो उसका क्रेडिट पीरियड मान लो 1 हफ्ता है। मतलब अभी अगर आप लेबर से काम करा रहे हो तो आप उन्हें 1 हफ्ते काम कराने के बाद फिर पैसे देते हो, तो 1 हफ्ते का क्रेडिट पीरियड है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूं तो इट विल बी रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस FG प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर और एक्सपेंस क्रेडिट पीरियड, मतलब लेबर ओवरहेड तो खर्चा होगा ना, -1। कितना आ गया, 3 1 4 4 4 8 8 3 11 11 में से 3 गए, 8 वीक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे हटा दूं, इसको मैं लिख देता हूं डेज, मंथ, वीक, ईयर, किसी में भी हो सकता है यार, वो तो क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल तो ऐसे निकलती है। अब बहुत बार ऐसी कंपनीज होती है जहां आप ऑपरेटिंग साइकिल प्रॉपरली नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि सामान अभी लग जाता है, बनने लग जाता है, कभी कभी 1-1 महीने तक वेयर हाउस में रहता है, फैक्ट्री स्टोर में रहता है, कभी कभी डेटर
आपको डेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, कैश सेल हो जाती है। बहुत बार हमें उधार पे सामान बेचना पड़ता है, कभी कभी क्रेडिटर से क्रेडिट मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जब आप ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकाल सकते, तो वहां पे क्या करेंगे वो भी सुनो। तो उसके लिए शेड्यूल 3 क्या कहता है, इफ ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी कंप्यूटेड, तो हम कहते हैं अरे मत करो कंप्यूट यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, assume it to be 12 month, it to be 12 month। करेक्ट है जी, इतनी बात समझ आ गई। तो हमने कहा या तो ऑपरेटिंग साइकिल आप निकाल लो, अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो आप 12 महीने अज्यूम करो, काम खत्म करो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है दोस्त, ये बात समझ आती है। तो ये हो गए अपने ऑपरेटिंग साइकिल के पॉइंट्स। क्लियर? अब मैं आपसे बात करता हूं कि कब हम किसी एसेट को करंट एसेट बोलेंगे और कब हम उसे नॉन करंट एसेट बोलेंगे। ठीक है, आइए जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज करंट एंड नॉन करंट। पहले एसेट के क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, फिर लायबिलिटीज के क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, शेड्यूल 3 कहता है, बहुत सिंपल सी बात, शेड्यूल 3 कहता है कि भैया 4 तरीके के एसेट्स को करंट बोलूंगा, बाकी सब नॉन करंट है। 4 तरीके के एसेट्स को करंट बोलूंगा, बाकी सब नॉन करंट है। सिंपल सी बात है। तो पहले टेक्निकली क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर एक लाइन में कंक्लूड कर दूंगा, बस वो गांठ बांध लेना, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? तो पहले टेक्निकली क्या है वो समझ लो, क्योंकि अगर मैंने सीधे समरी बता दी तो आप टेक्निकल्स नहीं समझोगे। फिर जब फाइनल्स में जाओगे आप कभी ये लैंग्वेज पढ़ोगे, अच्छा शेड्यूल 3 में ऐसा लिखा है, फिर मुझे दुआएं दोगे कि अरे आशीष सर ने तो बताया नहीं था ऐसा, कि ऐसा भी कुछ होता है। तो इसीलिए पहले टेक्निकल समझते हैं, फिर शॉर्टकट समझेंगे। ठीक है, आओ जरा। एन एसेट इज करंट, इज क्लासिफाइड एज करंट if it satisfies any of the following condition। 4 कंडीशन लिखवाने जा रहा हूं, चारों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो आप एसेट को क्या बना देना, करंट बना देना, अदरवाइज नॉन करंट बना देना। ठीक है, पहली कंडीशन, इट इज प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। इसको मतलब वो जो एसेट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बेचना। आपने खरीदा ही भाई उसे बेचने के लिए, या आप उसे बना ही बेचने के लिए रहे हो, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मालूम है क्या होता है? इन्वेंट्रीज। या जैसे आप शेयर्स खरीदते हो ना, शेयर्स या डिबेंचर या म्यूचुअल फंड, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, रुको। आप क्या कह रहा हूं मैं, इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इन्वेंट्रीज या शेयर डिबेंचर परचेज फॉर सेलिंग, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ना, ट्रेडिंग कर रहे हो यार आप तो शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो शेयर्स है ना वो आपके करंट एसेट में आएंगे। करेक्ट है, एज अ इन्वेस्टमेंट आएंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज का क्या होता है, AS2 की डेफिनेशन देख लो, विच इज प्राइमरीली हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। AS2 यही कहता है ना, इन्वेंट्री क्या होता है, जो प्राइमरीली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखा होता है, उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। यही तो लिखा है भाई, वो चीज जो आपने बेचने के लिए ही खरीदी है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड हो गया, शेयर्स खरीदे हैं कि अगले 2 महीने में बेच दूंगा, डिबेंचर खरीदे हैं पैसा बढ़ा बेच दूंगा, करंट में आएगा भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने बोली, कोई भी चीज जो आपने ट्रेडिंग के लिए ली है वो आपकी क्या होती है, करंट एसेट होती है। पॉइंट नंबर 2, एनी एसेट विच इज एक्सपेक्टेड या इंटेंडेड, सॉरी एक्सपेक्टेड ही ले लो, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। यहां पे वैसे 2 कंडीशन और है, इंटेंडेड फॉर सेल या कंजम्पशन वगैरह, मल्टीपल चीजें, बट ठीक है चलो आपको लिखना है तो लिख लो, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, सोल्ड और कंज्यूम्ड इन नेक्स्ट 12 मंथ, तो उसे आप करंट एसेट बोलते हो। जैसे डेटर है, आपको पता है यार 2 महीने में पैसे दे देगा,
ये नेक्स्ट 12 मंथ का मतलब बैलेंस जिस भी दिन आप चेक करना चाहते हो करंट है या नॉन करंट है, उस दिन से अगले 12 महीने में। मान लो आप 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बना रहे हो और आप चेक करना चाहते हो कि क्या कोई एसेट करंट है या नॉन करंट है, तो चेक कर लो क्या वो एक साल मतलब 31 मार्च 2025 तक पैसे दे देगा, बिक जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, है तो करंट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ फ्रॉम, वैसे तो मैं बैलेंस शीट डेट लिखूंगा क्योंकि जनरली हम जो क्लासिफिकेशन देखते हैं बैलेंस शीट जिस दिन बना रहे होते हैं उस दिन देखते हैं। तो कोई भी एसेट जो अगले 12 महीने में, अगर मैं बैलेंस शीट डेट की बात करूं, बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने में जिस भी एसेट से पैसा आ जाएगा, बिक जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, वो आपका करंट एसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल डेटर, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए, डेटर हो गया। जनरली क्रेडिट पीरियड आपका 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने का होता है। बिल रिसीवेबल हो गया। आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन दिया है, इसीलिए तो लिखा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का है। तो कोई भी ऐसा एसेट जिससे अगले 12 महीने में पैसा आ जाएगा, वो भी क्या होगा, करंट होगा। पॉइंट नंबर सी, कोई भी एसेट, एनी एसेट, सेम ही पॉइंट है, एनी एसेट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन द नेक्स्ट, कितना वो बताता हूं, इसको मैंने यहां पे रब किया, सेम पॉइंट कॉपी कर दिया, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी वी करके हमने, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जो आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। अभी हमने ऑपरेटिंग साइकिल समझी थी क्या होती है, आपने निकाली, मान लो आ रही है 20 महीना आ रही है, तो कोई भी एसेट जो 20 महीने में रियलाइज हो जाता है वो आपका करंट एसेट होता है। तो या तो वो 12 महीने में रियलाइज हो जाए, चलो 12 महीने में नहीं रियलाइज हो रहा, 15 महीने में हो रहा है, 16 महीने में हो रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल देख लो, अगर ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो रहा है तो करंट होगा। करेक्ट है जी, इतनी बार डन है। तो यहां पे ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए और बिल्ड कर देता हूं। अज्यूम कीजिए आपके पास कोई डेटर है 1 लाख रुपए का, जिसका क्रेडिट पीरियड 18 महीने है, ठीक है, और आपकी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है वो 20 महीना है। अब क्या ये करंट होगा या नहीं होगा, अब वो देखो पॉइंट नंबर 2 की वजह से तो ये करंट नहीं हो सकता क्योंकि ये अगले 12 महीने में रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि इसका उधार कितना है 18 महीने का, तो 18 महीने के बाद पैसे आएंगे। बट आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, 20 महीना, तो मतलब 20 महीने में तो आ ही जाएंगे ना भाई, 18 महीने के बाद आएंगे, 20 महीने में तो आ जाएंगे, तो भी आप इसे करंट में ही क्लासीफाई करोगे, नॉन करंट में क्लासीफाई नहीं करोगे। इतनी लाइन समझ आती है। तो आपको ना इन दोनों कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। वैसे तो जो 12 महीने में रियलाइज हो जाएगा वो आपका करंट होगा, बट अगर कोई 12 महीने से ज्यादा रियलाइज टाइम ले रहा है तो उस केस में सिर्फ ये वाली कंडीशन देख लेना, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो ये कहता है कि जी कैश और कैश इक्विवेलेंट आपका करंट एसेट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज करंट एसेट, बट if there is any restriction, इसको लिखो except when there is any restriction due to which cash equivalent cannot be used for next 12 months, तो वो नॉन करंट हो जाएगा, अदरवाइज करंट रहेगा। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है मेरे भाई, वैसे तो AS3 जब पढ़ोगे या कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे वहां पे बहुत डिटेल में मैंने बात करी हुई है, बट यहाँ पे समझा देता हूँ। कैश, इसके अंदर कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, बैंक बैलेंस में करंट अकाउंट भी आएगा, सेविंग अकाउंट भी आएगा, करंट अकाउंट भी आता है, सेविंग अकाउंट भी आता है। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म है, इन्वेस्टमेंट है जो शॉर्ट टर्म है, वो भी सिर्फ 3 महीने से कम की कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है। उसमें भी कंडीशन है कि उसका देयर शुड नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट रिस्क टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वो मल्टीपल चीजें, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखोगे ना जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वहां देख लेना। अभी के लिए इतना मान लो कि जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं हम इसे दूसरे शब्दों में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो कैश, बैंक,
मार्केटेबल सिक्योरिटी या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है ही सिर्फ 3 महीने की, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया है 2 महीने का, आपने कोई एफडी कराई है 1 महीने की, आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है सिर्फ 2 महीने का, दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है। तो शेड्यूल 3 कहता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, करंट एसेट होता है, बहुत क्लियर कट। बट अगर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से अगले 12 महीने तक आप पैसे यूज नहीं कर सकते हो, तो वो नॉन करंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास कोई बैंक अकाउंट है बट सेबी ने उसके ऊपर कुछ ब्लॉक कर दिया, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया है कि अगले 12 महीने तक आप पैसे यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ है, 12 महीने तक पैसे यूज नहीं कर पाओगे, तो वो करंट नहीं रहेगा, वो नॉन करंट हो जाएगा। मान लो आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराई है 2 महीने की, बट वो फिक्स डिपॉजिट आपने टैक्स अथॉरिटी के पास, चाहे जीएसटी वालों के पास या इनकम टैक्स वालों के पास या कस्टम पोर्ट वालों के पास, जो शिप पे होते हैं ना, पोर्ट वगैरह, जहां से जाते हैं, उनके पास आपने डिपॉजिट की तरह दे दी है कि जी इसको रख लो और रखो, या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए डिपॉजिट के लिए दे दी है, जो जिसकी वजह से अगले 12 महीने तक आप उसे यूज नहीं कर पाओगे, तो वो करंट में नहीं आएगा। करेक्ट, लाइन याद आएगी। तो अगर मैं कंक्लूड कर दूं, सिर्फ 4 पॉइंट से आपको पता लग जाएगा क्या करंट है, क्या नॉन करंट है। कोई भी ऐसा एसेट जो बेचने के लिए रखा गया है, ट्रेडिंग के लिए लिया गया है, वो आपका करंट होता है, जैसे इन्वेंट्री या कोई शेयर डिबेंचर जो आपने बेचने के लिए लिया है। सेकंड, कोई भी ऐसा एसेट जिससे अगले 12 महीने में पैसे आ जाएंगे, वो करंट होगा। थर्ड, कोई भी ऐसा एसेट जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज होगा। ये कंडीशन मैं तभी चेक करूंगा जब 12 महीने से ज्यादा की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। कम है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट चेक, या लिखो ओनली चेक व्हेन एनओसी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज ग्रेटर देन 12 महीना। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पता ही नहीं है तो 12 महीने ही अज्यूम होती है। करेक्ट। तो अगर 12 महीना या उससे कम है तो देखने की जरूरत नहीं है, काट देना इस कंडीशन को। 12 महीने से ज्यादा है तभी देखना। और चौथा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट होगा, बट अगर उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से वो 12 महीने तक यूज नहीं हो सकते हैं, वो आपके नॉन करंट में आ जाएंगे। इतनी बात समझ आती है। चलो अब कुछ एसेट्स पे डिस्कशन करते हैं और देखते हैं क्या वो नॉन करंट होंगे, करंट होंगे। पहला, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जैसे आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग किसके लिए ली है आपने, प्रोडक्शन के लिए ली है। आप उसमें 10 साल 15 साल 20 साल तक प्रोडक्शन करोगे, क्या वो करंट होगा या नॉन करंट होगा, डेफिनेशन में चेक कर लेते हैं। आइए जरा, पहला पॉइंट, क्या बिल्डिंग बेचने के लिए ली है, द आंसर इज नो। सेकंड, क्या बिल्डिंग से अगले 12 महीने में पैसे रियलाइज हो जाएंगे, अरे भाई 30 साल तक मैं बिल्डिंग यूज करने वाला हूं, 30 साल तक पैसे मिलेंगे, जिस दिन बेचूंगा वो अलग बात है, अभी थोड़ी ना बेच रहा हूं मैं, तो 12 महीने में पैसे नहीं आएंगे। क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे भाई। क्या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, नहीं है, तो बिल्डिंग क्या होगा, नॉन करंट एसेट। मानते हो मेरी बात, इतनी बात क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए नॉन करंट एसेट का। अदर देन ऑल एसेट्स अदर देन above आर नॉन करंट एसेट्स। एग्जाम्पल, पीपीई, ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर 5 years। मान लीजिए मैं इस बिल्डिंग में बैठा हूं, आराम से बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं और मेरा कंप्यूटर, सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही है। करेक्ट। मान लो मैंने बिल्डिंग 5 साल के लिए किराए पे ली है, इसके लिए मैंने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है 10 लाख रुपए का। अब सोचो क्या ये जो 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है करंट होगा या नॉन करंट होगा। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट बेचने के लिए था, पर्पस ऑफ ट्रेडिंग था, द आंसर इज नो। सेकंड, क्या इससे अगले 12 महीने में पैसे आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं 5 साल के लिए दिया है भाई, 12 महीने नहीं 5 साल के बाद पैसे आएंगे, ये भी पूरी नहीं हुई। कंडीशन नंबर थर्ड, क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा आ जाएगा। मान लो मेरी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीना है, फिर भी मुझे पैसे तो 5 साल 60वें महीने पे आएंगे ना, तो ये भी पूरी नहीं हुई। क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, द आंसर इज नो। चारों में से कोई पूरी नहीं हुई, इसीलिए क्या हो गया, नॉन करंट हो गया। करेक्ट, इतनी बटन। तो कोई भी एसेट, आप कोई भी एसेट उठा लो, मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, इससे ज्यादा एग्जांपल ले लूंगा, इसके बाद आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, आपने किसी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करी है, सब्सिडरी मतलब आपकी कंपनी है, घर की कंपनी है, बेचने के लिए नहीं ली है, ठीक है। क्या पर्पस ऑफ ट्रेडिंग है, द आंसर इज नो। क्या अगले 12 महीने में पैसे देगी, द आंसर इज नो। मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया ना, अब 2 साल 10 साल, वो कहते हैं ना हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए, उसकी बात हो रही है। तीसरा, क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा आएगा, द आंसर इज नो। चौथा, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, द आंसर इज नो। चारों के आंसर नो है, तो ये क्या होगा, नॉन करंट एसेट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जो मैंने बोला था कंक्लूसिव लाइन वो सुन लो, इसने को याद रखना, काम बन जाएगा। करंट एसेट इज इन्वेंट्री,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विदाउट restriction and any asset which will be realized in higher of 12 महीना या एनओसी। बस ये होता है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? इन्वेंट्री होता है, कोई भी कैश इक्विवेलेंट जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा कोई भी एसेट जो 12 महीने में आ जाएगा या अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है तो उतने में आ जाएगा, वो करंट एसेट होता है। काम खत्म, दैट्स इट। बस इतना सा याद रख लो, आप किसी भी एसेट को ढूंढ पाओगे क्या करंट एसेट होता है, क्या नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलो ये चीज तो हो गई। एक छोटी सी चीज मैं आपसे और एक छोटा सा पॉइंट एग्जांपल डिस्कस करके फिर इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत बार ना कंफ्यूजन है थोड़े से। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, देखो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट क्या है, मतलब मान लो मुझे बिजली का कनेक्शन लेना है तो मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे हमारे यहाँ टाटा पावर आता है तो टाटा पावर को हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट देना होता है। जिस दिन हम वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे उस दिन हमें पैसे मिल जाएंगे। अब देखो ना तो ये ट्रेडिंग के पर्पस के लिए, बट क्या अगले 12 महीने में आ सकता है? अगर मैं अगले 12 महीने में काम बंद कर दूंगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब हम बोलते हैं कि काम हमारा गोइंग कंसर्न है, लंबे समय तक चलता रहेगा, तो काम 12 महीने में बंद नहीं होगा, इसीलिए 12 महीने में नहीं आने वाला हो। जब ये 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं आने वाला, आप इसको क्या बोलोगे? नॉन करंट बोलोगे। कुछ लोग इसे करंट दिखाते हैं, मालूम है क्यों? वो बोलते हैं भैया ये तो रिपेबल ऑन डिमांड है। रिपेबल ऑन डिमांड का मतलब होता है कि अगर हम आज काम धंधा बंद कर दे और हम बोले कि जी हमें पैसे दे दो, तो टाटा पावर पैसे दे देगा या इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पैसे दे देगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। बट क्या आप अगले 1 साल में काम बंद कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये करंट में नहीं आ सकता, तो नॉन करंट में आएगा। बट अगर आप अगले 1 साल में काम बंद कर रहे हो तो ये रिपेबल ऑन डिमांड है, तब आप सही बोल रहे हो, अगले 12 महीने में पैसे आ जाएंगे, तो ये आपका करंट होगा। ठीक है, लाइन समझ आती है? लॉजिक क्लियर है ना? रैशनल क्लियर होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप किसी भी एसेट को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर है? चलो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज करंट एंड नॉन करंट। अब मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी एज करंट एंड नॉन करंट। देखिए प्रीवियस वीडियो तक अपन ये बात कर चुके हैं कि कब मैं किसी एसेट को करंट एसेट बोलूंगा, करेक्ट? तो हमने बेसिकली एसेट का क्लासिफिकेशन तो समझ लिया था करंट और नॉन करंट में। अब मैं आपसे बात करता हूं कि कब मैं किसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी बोलूंगा। ठीक है, देखिए जरा, तो मैंने यहां लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी एज करंट एंड नॉन करंट। ठीक है जी, लायबिलिटी का केस थोड़ा आसान है, इतनी मेहनत नहीं करनी जितनी एसेट में थी। ऑल्दो इसमें भी 4 पॉइंट है, बट इतनी टेंशन की बात नहीं है। जब एसेट समझ आता है तो लायबिलिटी में कोई टेंशन नहीं होती। देखो किसी भी लायबिलिटी को आप करंट लायबिलिटी तब बोलते हो जब वो कुछ फीचर्स को, जैसे आपने बोला था ना करंट एसेट में 4 चीजें, सिमिलरली कुछ कंडीशंस है लायबिलिटी के लिए भी, अगर उनमें से कोई कंडीशन पूरी हो जाती है तो जो लायबिलिटी है वो करंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिखा एनी लायबिलिटी, लायबिलिटी जैसे डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, आपके पास क्रेडिटर हो गया, टैक्सेस पेबल हो गया, प्रोविजंस हो गए, इन सब की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एनी लायबिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज करंट, will be classified as current if it satisfies any of the following condition. If it satisfies any of the following condition. Condition number 1, अगर आपको लगता है कि ये जो लायबिलिटी है ये अगले 12 महीने में सेटल हो जाएगी तो आपकी करंट लायबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ट्रेड पेबल है, आपको पता है यार आपको 2 महीने बाद पैसा देना है। अगर आपको पता ही है कि 2 महीने बाद पैसा देना है, मतलब अगले 12 महीने में पैसा दे दोगे, तो वो आपका करंट लायबिलिटी में आएगा। जैसे मान लो मार्च में आपका कोई टैक्स पेबल है, आपको गवर्नमेंट के पास कोई टैक्स देना है, जो आपको पता है कि आप अप्रैल या मई में पे कर दोगे, तो अगले 12 महीने में पे हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो अगले 12 महीने में सेटल हो जाने वाली है, पे हो जाने वाली है, वो करंट लायबिलिटी होती है। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा liability which is expected to be settled in next 12 month. Liability which is expected to be settled in next 12 month. For example, short term borrowing,
शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है 6 महीने के लिए बैंक से उधार लिया है, 8 महीने के लिए उधार लिया, दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग। कोई ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल जनरली आपका 12 महीने से कम पे हो जाता है, बट अगर 12 महीने के बाद पे हो रहा है तो करंट नहीं होगा, जो 12 महीने में पे हो जाने वाला है वो। कोई टैक्सेस पेबल एक्सेट्रा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, करंट लायबिलिटी में आती है। पॉइंट नंबर बी, सिमिलर ही पॉइंट है, हल्का सा चेंज है। इस बार हम बोलेंगे कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाएगी वो भी आपके लिए क्या होगी जी, करंट लायबिलिटी होगी। जैसे एसेट के केस में था ना, एनी एसेट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वो भी क्या होता है, करंट होता है। तो सेम वे में विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मान लो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, 15 महीने है, तो ये कंडीशन यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, जैसे एसेट के केस में था। करेक्ट, सेम ही है, सब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सिमिलर सब कुछ सेम है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रेड पेबल है 10 लाख रुपए का, ठीक है, इसका उधार का पीरियड है जी, क्रेडिट पीरियड है 14 मंथ कि इसने आपको 14 महीने के लिए उधार दे रखा है, आप 14 महीने के बाद पे करोगे। आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है जी 16 महीना, तो ये जो ट्रेड पेबल है ये किस में जाएगा, करंट में जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 16 महीना है, तो अगर 16 महीने में पे हो जाएगा तो करंट होगा, 16 महीने के बाद पे होगा तो नॉन करंट होगा। जब भी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 12 महीने से ज्यादा है तभी ये कंडीशन यूज होती है, अदरवाइज यूज नहीं होती। मान लो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल, अब लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ जी, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीना है और ये 9 महीने में पे हो जाने वाला है, तो ये वाला कंडीशन तो पूरा नहीं होगा, बट ऊपर वाला कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि 9 महीने में पे हो जाने वाला है, मतलब अगले 12 महीने में पे हो जाने वाला है, तो ये आपका करंट हो जाएगा। करेक्ट, तो कभी भी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से ज्यादा है तो ही इस कंडीशन को लगाना, अदरवाइज मत लगाना। अगला पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ब्लैक पेन में लिख रहा हूं। एनी लायबिलिटी, पहले मैं सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं, टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी अलग है। एनी लायबिलिटी इफ अराइजेस फॉर पेमेंट, then entity cannot defer it for more than 12 month, or in other words it has to be paid in next 12 month। क्या कहा मैंने, कोई भी ऐसी लायबिलिटी अगर सामने वाले ने आके पैसा मांगा तो आप मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा, तो वो भी करंट होगी, काम खत्म। कोई भी ऐसी लायबिलिटी अगर सामने वाले ने आके आपसे पैसा मांगा कि पैसा दो, तो आपको देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, वो भी करंट होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मेरा काम है, मेरा कोई भी काम हो, चलो छोड़ो, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं ना, मान लो मेरा ब्रेड का काम है, मेरा क्या करता हूं, मैं ब्रेड जो है डीलर को बेचता हूं, डीलर आगे कस्टमर को बेचता है। ठीक है, मैं ब्रेड बनाता हूं, ब्रेड बना के मैं डीलर को बेचता हूं, डीलर आगे फिर रिटेलर्स को या कस्टमर्स को बेचता है। डीलर को मेरे साथ काम करने के लिए कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है डीलर के साथ। मान लो मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लो 1 अप्रैल को मैंने 31 मार्च को ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई तू मुझे क्या करेगा, तू मुझे 10 लाख रुपए पे करेगा एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। कौन पे करेगा, डीलर विल पे टू कंपनी। इसको मैं एक चार्ट से समझाता हूं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैं कंपनी हूं, मेरा एक डीलर है, इस डीलर ने मुझे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, क्योंकि मैंने बोला भाई मेरे साथ काम करना है तो तुझे मेरे पास पैसे जमा कराने पड़ेंगे, इससे मेरे पे 10 लाख रुपए जमा करा दिए। इसके बदले मैं इसे क्या करता हूं, ब्रेड बेचता हूं और ये आगे कस्टमर को बेचता है। मैं इसको सेल करता हूं ब्रेड, और ये फिर आगे सेल करता है कस्टमर को। एक तरीके से मेरी फ्रेंचाइजी मान लो ना, ये मेरी ब्रेड जो मैं ब्रेड बना रहा हूँ ये वो बेचता है। इसके लिए उसने मुझे 10 लाख रुपए दे रखे हैं। मेरा इसके साथ एग्रीमेंट है 5 साल का कि भैया 5 साल के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, मैं तुझे तेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करूंगा, काम खत्म। बट एग्रीमेंट में एक और चीज लिखी हुई है कि कल की डेट में ये डीलरशिप कैंसिल करना चाहता है। मान लो ये 3 महीने बाद आके बोलता है भाई मैं डीलरशिप कैंसिल करना चाहता हूँ, मुझे पैसे दे दो, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मैं मना नहीं कर सकता। मैं एज ए कंपनी अगर डीलर ने आके पैसे मांगे तो मैं मना नहीं कर सकता। तो क्या मैं ये बोलूं कि इसके मुझे 5 साल के बाद पे करना है? द आंसर इज नो। अब आप यहां पे ये बोलोगे, ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर 5 साल के बाद पे करना है, तो ना कंडीशन ए पूरी होती ना कंडीशन बी पूरी होती।
एनओसी का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है मान लो 12 महीने है, और नहीं गिवन तो 12 महीने ही मानते हो ना, ना कंडीशन ए पूरी होती ना कंडीशन बी पूरी होती, तो क्या ये नॉन करंट हो जाएगा? द आंसर इज नो। अगर कल की डेट में इसने आके मेरे से पैसे मांगे कि जी मैं तो 2 महीने बाद आपकी फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहता हूं, आपके साथ काम बंद करना चाहता हूं, आप मुझे रिफंड कर दो पैसे, क्या मैं मना कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आई डू नॉट हैव अ राइट टू डेफर द पेमेंट फॉर मोर देन 12 मंथ। सिंस मेरे पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है डेफर करने का, मुझे पैसा देना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको भी मैं करंट लायबिलिटी बोलूंगा। करेक्ट। एनी लायबिलिटी इफ अराइजेस फॉर पेमेंट एंड एंटिटी कैन नॉट डेफर इट फॉर मोर देन 12 मंथ, तो उसको क्या कहा जाता है जी? उसको भी करंट कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ आती है? चलेगी ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लायबिलिटी जैसे लीव एनकैशमेंट हो गई, आपके जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको आप छुट्टियां देते हो, अगर वो छुट्टियां नहीं लेते तो उसके बदले वो पैसे ले लेते हैं। अब वो पैसा 1 साल के बाद भी ले सकता है, 2 साल के बाद भी ले सकता है, बट मुझे तो पता है कल की डेट में आके पैसा मांगेगा तो मुझे देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता। तो इन दैट केस वो लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? करंट लायबिलिटी हो जाएगी। अब इसी पे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, देखता हूं आप कितना समझ पाए हो। मान लीजिए मैंने किसी से लोन लिया है, मैंने किसी से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, जो 5 साल का है। अब कल की डेट में बैंक ने आके मेरे से पैसे मांगे तो क्या मैं मना कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा भाई देख 5 साल की टर्म है ना, मान लो मैंने पीएनबी बैंक से लोन लिया है 10 लाख का 5 साल के लिए, और मैंने बोला 5 साल के बाद मैं आपको एक ही बार में पूरे पैसे दे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में साइंड है, सब लिखा हुआ है। कल की डेट में वो आके पैसे मांगेगा तो मैं दूंगा? मैं बोलूंगा नहीं दे रहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना। मीन्स आई हैव अ राइट टू डेफर द पेमेंट फॉर मोर देन 12 मंथ, सिंस मैं 12 महीने से ज्यादा पेमेंट को डेफर कर सकता हूँ, इसीलिए नॉन करंट होगा। करेक्ट। तो जब भी आपके पास डेफरमेंट का राइट नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड द एंटिटी कैन नॉट डेफर इट फॉर मोर देन 12 मंथ, तो वो आपका, अगर डेफरमेंट का राइट नहीं है, आप डेफर नहीं कर सकते, आपको पे करना ही पड़ेगा, तो करंट लायबिलिटी होगा। अगर आप डेफर कर सकते हो 12 महीने से ज्यादा तो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। ठीक है। अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में लिखूं तो टेक्निकल वर्ड्स ये होते हैं, एंटिटी डू नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर द पेमेंट फॉर मोर देन 12 मंथ। एंटिटी के पास राइट नहीं है तो करंट हो जाएगा। करेक्ट। चलो लास्ट पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी बता दो, लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो आपने बेचने के लिए रखी है? होती है बेटा, अगर आपने शेयर मार्केट सुना है ना, शेयर मार्केट सुना होगा जिसके अंदर आपने फ्यूचर सुने होंगे, ऑप्शन सुने होंगे, फॉरवर्ड सुने होंगे, डेरिवेटिव सुने होंगे, गूगल पे डाल के देख लेना शेयर मार्केट ट्रेडिंग। तो एक होता है जहां पे आप शेयर्स खरीदते बेचते हो, एक है जहां पे आप फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह खरीदते बेचते हो, जो अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं बोल रहा था, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। जो फ्यूचर से रिलेटेड लायबिलिटी होती है ना, वो ट्रेडिंग की लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो चेंज होती रहती है डेली बेसिस पे, आपको पे करनी पड़ेगी, उसको आप बेच भी सकते हो किसी दूसरे को, तो डेट इज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। तो सिंस ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप इस पर ज्यादा ध्यान ना लगाएं, इसको छोड़े, आप पहले 3 पॉइंट पे ही क्लोज करें कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने में पे होने वाली है या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पे होने वाली है वो करंट होगी, या कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो अगर अराइज होती है तो मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं उसे 12 महीने से ऊपर डेफर कर सकूं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। ये हो गया आपका लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन। अब नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगी? जो करंट नहीं होती नॉन करंट होगी। ऑल लायबिलिटी अदर देन करंट लायबिलिटी इज नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। कोई भी डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, मेरे पे राइट होता है, वो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद पे होगा, मेरे पे राइट है, मेरे से पैसे मांग नहीं सकता, मैं मना कर दूंगा अगर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये सारी लायबिलिटीज आपकी नॉन करंट में आती है। करेक्ट है, इतना क्लोज है। चलो अब 2 छोटी छोटी टर्म्स और है, एक बार क्विकली बात कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उस पर। वन इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल, सेकेंड इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल, सेकेंड इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। सिमिलर टर्म्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पता होनी चाहिए बस आपको। देखो ट्रेड रिसीवेबल मतलब वो रिसीवेबल जो इसलिए आया है क्योंकि आपने जो सामान आप नॉर्मली बेचते हो, जो आपका मेन काम धंधा है, उसकी वजह से अगर कोई रिसीवेबल अराइज होता है तो उसे ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मारुति का काम है गाड़ी बेचना, मारुति ने कोई गाड़ी उधार में बेची, तो अब मारुति को पैसे लेने हैं, मारुति के लिए रिसीवेबल है। क्या बेचा है? गाड़ी बेची है, तो वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है,
उसका मेन काम धंधा तो गाड़ी बेचना ही है ना, तो वो उसका ट्रेड रिसीवेबल होगा। सेम वे में मान लो हार्वेस्ट गोल्ड है, हार्वेस्ट गोल्ड का काम क्या है, ब्रेड बेचना, वो ब्रेड बेचता है, उसका अगर कोई रिसीवेबल है वो ट्रेड रिसीवेबल होगा। ठीक है, आईटीसी है, आईटीसी होटल, आईटीसी होटल क्या करता है, होटल देता है रेंट, मतलब रूम देता है रेंट पे, तो अगर उसका रेंट रिसीवेबल है कोई, वो उसका ट्रेड रिसीवेबल होगा। तो जो भी आपका मेन काम धंधा है ना, उसका जो रिसीवेबल होता है वो ट्रेड रिसीवेबल होता है। ठीक है, रिसीवेबल फॉर the sale of goods or service in the normal course of business, in the normal course of business। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, अगर आपकी फीस पूरी नहीं आई है तो हमारे लिए रिसीवेबल है, तो वो जो फीस है हमारे लिए क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल होगा, क्योंकि हमारा मेन काम धंधा क्या है, आपको पढ़ाना। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है जो आपका मेन काम धंधा है, सिंपल सी बात है। अब यहीं पे मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, वहां से आपको क्लियर करता हूं कि क्या चीज ट्रेड रिसीवेबल नहीं होगी। मान लीजिए कंपनी है बाटा, बाटा इंडिया, बाटा इंडिया क्या करती है, जूते बेचती है, मानते हो बात, शूज सेल करती है। तो इसने क्या किया, लेट्स से केस नंबर 1, जहां पे इसने शूज सेल किए उधार पे, क्रेडिट पे। अब आप कहोगे सर उधार पे तो बेचती नहीं, अरे भाई तुम्हें नहीं बेचती उधार पे, बट बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनको तो उधार पे दे देती है ना थोड़े समय के लिए। तो जूते बेचे उधार पे, अब इनसे इसे पैसा आना है तो रिसीवेबल होगा, जो पैसा आएगा वो जो रिसीवेबल है उसे क्या कहा जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। मान लो 10 लाख के जूते बेचे हैं, तो इसे अमेजन को 10 लाख के जूते बेचे, तो अमेजन से इसे 10 लाख रुपए मिलेगा, मिला नहीं है, तो अमेजन विल बी द ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ऑन द अदर साइड मान लो इनकी कोई फैक्ट्री है, मान लो उड़ीसा में, मान लो, वैसे तो इनकी फैक्ट्री आपकी इसके अंदर है, कैलकाटा के अंदर है, बट मैं आई एम टेकिंग अदरवाइज एग्जांपल। मैंने कहा मान लो उड़ीसा में इनकी कोई फैक्ट्री है, अब इनको लग रहा है कि नहीं यार ये सही नहीं है, इसको बेच देते हैं। इन्होंने उस फैक्ट्री को क्या कर दिया, सेल कर दिया 20 करोड़ रुपए में रिलायंस को। ठीक है, रिलायंस से अभी पैसे आए नहीं है, क्रेडिट पे बेचा है, 2-4 महीने बाद पैसे आएंगे। अब ये भी रिसीवेबल है इनके लिए, तो इनको तो पैसा मिलेगा, बट दिस रिसीवेबल इज नॉट ट्रेड रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि बाटा का मेन काम क्या है, काम धंधा क्या है, वो है जूते बेचना, जूते बेच के जो रिसीवेबल होता है वो तो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, बट इसका मेन काम फैक्ट्री बेचना नहीं है, ये अदर रिसीवेबल हो सकता है, ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं हो सकता। करेक्ट, क्या कह रहा हूं, ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं हो सकता। करेक्ट, तो ट्रेड रिसीवेबल वही है जो मेन काम से पैसा, मेन जो सामान है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो आप नॉर्मली करते हो, उसको बेच के जो रिसीवेबल क्रिएट होता है ना, वो ट्रेड रिसीवेबल है, उसके अलावा कोई भी ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगा। सिमिलर चीज पेबल में ले आओ, यहां पे क्या था, आपको मिलेगा, यहां पे आपको पे करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, पेबल फॉर गुड्स, पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये देखो आपसे प्रैक्टिकल में नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपको ना एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं और कोई रीजन नहीं इन्हें बताने का। कोर्स ऑफ बिजनेस, अब ये क्या होता है, देखो बाटा क्या करता है, बाटा का काम है जूते बनाना, जूता बनाने के लिए उसे रबड़ खरीदनी पड़ेगी, तो रबड़ के लिए जो उसे पैसा देना है, रबड़ के लिए जो उसका पेबल होगा वो ट्रेड पेबल होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है बाटा ने बिल्डिंग खरीदी हो, अब उसका मेन काम बिल्डिंग खरीदना थोड़ी ना है यार, वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, खरीद ली, बिल्डिंग चाहिए थी उन्हें ऑफिस के लिए, उसके लिए जो पेबल होगा ना वो ट्रेड पेबल नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो, जो आपका मेन काम है, अब ऐसे मान लो मारुति है, मारुति का काम है गाड़ियां बनाना, गाड़ियां बनाने के लिए उसने स्टील खरीदा, लोहा खरीदा, लोहे के लिए कोई पेबल है, तो वो आप उसका क्या होगा, ट्रेड पेबल होगा। आइशर है, आइशर क्या बनाती है, बुलेट, फट 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 फट, वो बुलेट बनती है ना रॉयल एनफील्ड, उसको बनाने के लिए उसे लोहा चाहिए, उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल खरीदा है, लोहा जो खरीदा है, उसका जो पेबल होगा वो ट्रेड पेबल होगा। करेक्ट, हम आप लोग को बुक्स देते हैं, बुक्स के लिए हम लोगों ने वेंडर है जो बुक्स को प्रिंट करता है, उसका जो मेरा पेबल है वो मेरा ट्रेड पेबल है। क्यों, क्योंकि मेरा मेन काम धंधा यही है। तो कोई भी ऐसा पेबल जो मेरे मेन काम धंधे का पेबल है वो ट्रेड पेबल होगा, कोई भी ऐसा पेबल जो मेरे मेन काम धंधे का पेबल नहीं है, जैसे मान लो मैंने बोरोइंग ली है, लोन लिया है, अब यार लोन मैंने काम चलाने के लिए लिया, धंधा करने के लिए लिया, मेरा काम लोन लेना नहीं है डेली बेसिस पे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है मेरा मेन काम धंधा ये नहीं है, इसीलिए वो मेरा ट्रेड पेबल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आती है। एग्जाम्पल आई गेस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे बाटा इंडिया का मैंने बोला कि अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसके लिए कोई पेबल है तो ट्रेड पेबल है, और अगर कोई फैक्ट्री परचेज करी है उन्होंने उसके लिए कोई पेबल है तो अदर पेबल में आएगा, ट्रेड पेबल में नहीं आएगा।
करेक्ट। उसको स्पेसिफिकली अगर आपने कैपिटल एसेट खरीदा है तो उसे कैपिटल क्रेडिटर कहा जाता है। उसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो होता है कैपिटल क्रेडिटर। कभी भी आप कोई मशीनरी खरीदते हो, प्लांट खरीदते हो, उसका जो पेबल होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल क्रेडिटर। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है। इसके साथ अपना ये टॉपिक पूरा हो गया।